बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, खुशामदीद 24/9 में मैं हूं आपकी मेज़बान सीमल हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूं बुजुर्ग मौज़्ज़म। अफसोसनाक खबर से अब हमें आगाज़ करना पड़ा है प्रोग्राम का। दिल बहुत बुझा हुआ है क्योंकि बलूचिस्तान में जो जल्ज़ला आया उसकी वजह से 20 अमवात हो गई हैं और इसके साथ साथ 300 अफराद ज़ख्मी हैं। अभी भी ज़ख्मियों को निकालने की कोशिश की जा रही है। इमारतों के मलबे तले दबे हुए लोग और बहुत ज़्यादा इस वक्त इशू है इस वक्त बलूचिस्तान में। बिल्कुल, बलूचिस्तान में इस वक्त जल्जले के पेश नज़र जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है क्योंकि एक कान में अभी भी कारकुन जो हैं वो फंसे हुए हैं जिनको रेस्क्यू किया जा रहा है। और ये जल्जला इस कदर शिद्दत और इस कदर तवील था कि 3 मिनट से ज़्यादा तक इसके झटके जो हैं वो महसूस किए गए। बलूचिस्तान की वो पूरी बेल्ट जो है वो इससे बुरी तरह मुतासर हुई है। अल्लाह ताला सबको अपने अमान में रखे। और जल्जले के झटके जो आफ्टर शॉक्स होते हैं वो भी जारी हैं और वक्तन फवक्तन जो है वो हल्की नौयत के लेकिन महसूस ज़रूर किए जा रहे हैं। बिल्कुल, और 5.9 रेक्टर स्केल पर इस जल्जले की शिद्दत बताई जा रही है। हरनाई इसका सेंटर बताया जा रहा है और उसके साथ साथ योब, ज़ियारत, कोयटा और दीगर इलाके हैं जो कि बलूचिस्तान के इसमें शामिल हैं। और एक और ये इशू है इस वक्त क्योंकि बहुत दूर दराज इलाके होते हैं तो उनसे लोगों को लेके जाना हॉस्पिटल में, तो इसके लिए भी हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। और साथ ये भी कोशिश की जा रही है जो अस्पताल है वहाँ पर एमरजेंसी ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है तो उधर ट्रीटमेंट जो है प्रॉपर हो और अगर फिर भी कोई इशू आता है तो फिर मेन हॉस्पिटल्स में लेके जाया जा रहा है। लेकिन इस वक्त सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, लेकिन फिर भी ऑब्वियसली एमरजेंसी इसी लगाई जाती है ताकि मसाइल अगर हों तो उनका हल निकाला जाए। और दूर दराज के इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन अक्सर मुश्किलात का शिकार भी इसी वजह से होता है कि उन इलाकों में ना तो हेल्थ रिसोर्सेज उस तरह से मौजूद होते हैं, ना ही जो मेडिकल इक्विपमेंट है वो मौजूद होता है। लेकिन अस्पताल लेके जाया जा रहा है जख्मियों को और 20 अफराद इस खौफनाक जल्जले की जद में आकर जान की बाजी हार गए। और इस वक्त आप ट्विटर पर ट्वीट्स भी देख रहे हैं जो लोग अफसोस कर रहे हैं या एरियाज का बता रहे हैं जो वहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि टॉप ट्रेंड चल रहा है अर्थक्वेक। और 5.9 रेक्टर स्केल एक इंतहाई शदीद झटका जो पहला महसूस किया गया, उसके बाद 3 मिनट तक मुसलसल झटके महसूस किए जाते रहे। और अभी भी कान जहाँ पर है वहाँ उस साइट पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और ये बताया जा रहा है ज़राए के मुताबिक कि 10 से 15 अफराद हैं जो अभी भी उस कान में फंसे हुए हैं। ये वो कारकुन हैं जिनको निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। और साथ चूँकि सबको आपको मालूम होगा कि बलूचिस्तान में अक्सर ऐसे मामला तभी होते हैं जब ये शॉक्स के हवाले से, क्योंकि बेल्ट ऐसी है बलूचिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान और नॉर्दर्न एरियाज़ पाकिस्तान के जहाँ पर जल्जले के झटके अक्सर आते हैं। लेकिन इस दफ़ा ज़्यादा शिद्दत का जल्जला था और 5.9 कुछ छोटा जो है जल्जले का रेक्टर स्केल नहीं होता, अच्छा खासा है ये। और जब 3 मिनट आप जिसने जिक्र करें 3 मिनट हुआ तो अच्छा खासा उसका ड्यूरेशन भी बढ़ गया, उसी की वजह से ये इम्पैक्ट आया। और इम्पैक्ट इतना है कि अभी भी बहुत से लोग मलबे तले दबे हैं और उनको निकालना एक ऑब्वियसली बहुत मुश्किल काम होता है। वहाँ पर मशीनरी चाहिए होती है, लोगों की ऑपरेशंस के दौरान मदद चाहिए होती है और फिर जब ऐसी जगहों पर रश हो जाए लोग पैनिक कर जाते हैं, उसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो हम दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द ये मामला हो। और इसके अलावा एक और इशू जो आप रात को देखने में आया कि जो जो इलाके थे जहाँ पर ये जल्जला आया है उसमें लाइट भी चली गई क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन्स गिर गई थी, ख़राब हो गई, तो लाइट नहीं थी, अंधेरे में लोगों को रेस्क्यू करना पड़ा। ये भी एक बहुत अमरनाक सिचुएशन। और रेस्क्यू के लिए बड़ी टेक्निक्स चाहिए होती हैं, मलबे को बड़ी टेक्निक से हटाना होता है कि अगर उसके नीचे जो लोग हैं वो जानबर हो सकते हैं या वो बच सकते हैं तो उनको बचाने की हर मुमकिन कोशिश की जाती है। और ये ऑपरेशन इस वक्त वहाँ पर जारी है। और जैसा आपने कहा कि रात के औकात में एक तो जल्जला आया और उसके बाद बिजली भी वहाँ से चली गई, लेकिन रेस्क्यू की टीमें जो हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं और ऑपरेशन उनका चल रहा है। और लोगों को जो बच गए हैं और मलबे तले दबे हैं उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और बखैर आफियत ये रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हो और उन कारकुनों को निकालने में भी रेस्क्यू टीम्स जो हैं वो कामयाब। बिल्कुल, इसके साथ साथ जी आगे बढ़ेंगे प्रोग्राम के बाकी हम जो आज इशूज़ हैं, टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे। और उसमें सबसे पहले आज हम नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से बात करनी है क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही थी। अब चूँकि वो आज जारी हो चुका है तो फिर उसके बाद रद्द अमल क्या आ रहे हैं नून लीग के और स्पेशली इससे फ़ायदा किसको होगा, नुकसान किसको होगा, ये भी हम देखेंगे। बिल्कुल, अपोजिशन को फ़ायदा होगा या गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा, लेकिन नून लीग तो मानने से इनकारी है और बाकायदा लाइहा अमल तय किया जा रहा है। इसी के साथ हम चलते हैं आज के प्रोग्राम के रनडाउन की तरफ। चेयरमैन नैब की मुद्दत में मुलाजमत में तोसी, नून लीग मानने से इनकारी। कोरोना के बाद डेंगू का मुल्क भर में घेराव। अगस्त 2021 तक पाकिस्तान पर वाजिब अदा कर्ज की तफसीलात भी जारी कर दी गई। क्या नवाज शरीफ दिसंबर में वापस आ रहे हैं? बलूचिस्तान में सियासी तूफान बढ़ने लगा।
और 7 अक्टूबर कपास का आलमी दिन। जी, ये था आज का प्रोग्राम और टॉप स्टोरीज। और सबसे पहले बाकायदा आगाज करेंगे नैब ऑर्डिनेंस से, जिसमें न सिर्फ चेयरमैन नैब की तौसी, यानी कि जब तक नए चेयरमैन मुंतखब नहीं होते वो अपना काम जारी रखेंगे, और बल्कि इसमें एहतसाब के बहुत से कवानीन और तारामीम जो हैं वो कर दी गई हैं। और इसे दूसरा तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 कहा जा रहा है, जो कि जारी कर दिया गया है। और इसके मुताबिक सदर मुमलिकत जितनी चाहे मुल्क में एहतसाब अदालतें बना सकेंगे। सदर मुमलिकत मुतल्लिका चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की मुशावरत से उनके जजेस मुकर्रर करेंगे, और जजेस का तकर्रुर जो है वो 3 साल के लिए। जी, और इसके साथ साथ और भी अहम फैसले किए गए हैं, जिसमें एक और चीज़ बहुत अहम है जिस पर बात भी बहुत हो रही थी कि मशवरा करेगा अपोजिशन लीडर से। अब वो वज़ीर आज़म तो नहीं करने जा रहे, सदर करेंगे मशवरा इन दोनों से, और फिर अगर ये बात कहीं पर ना पहुंची तो फिर एक कमेटी बनेगी जो कि फैसला करेगी कि अगला चेयरमैन नैब कौन होगा। और इसके साथ साथ चूँकि केसेस के हवाले से बात की जा रही है कि टैक्स को, ये मामला को नहीं देखेंगे, NFC, एक्नेक और दीगर जो हमारी काउंसिल्स होती हैं उसके हवाले से बात भी नहीं होगी। तो इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आमिर खाकवानी साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं। आमिर खाकवानी साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त दिया। ये बताइएगा, जो बात की जा रही थी, मशवरा नहीं किया जाएगा अपोजिशन लीडर से, लगता है अब तो वो क्लियर हो गया है, क्योंकि सदर ने करना है तो फिर गवर्नमेंट का करना पड़ गया। जी देखिए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को आप जानते हैं कि अपोजिशन के साथ उनका ज़ाहिर ताल्लुक वो बिल्कुल ही एक बहुत दूर वाला और कशीदगी वाला है। तो एक तो ये वजह थी, दूसरी बात है तहरीक इंसाफ की एक दलील ये थी कि अगर अपोजिशन लीडर नैब की इंक्वायरीज का अगर उसको फेस कर रहा है तो फिर उसके साथ मीनिंगफुल डिस्कशन कैसे की जाए। यानी जो एक मुलजिम है जिसके खिलाफ नैब ने रेफरेंसेस दायर किए हुए हैं, तो उसी शख्स से चेयरमैन नैब की मुशावरत करना तो एक तरह का उसको रिलीफ देने के बराबर है। तो ये तो बहरहाल एक आर्गूमेंट मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसमें बदल रखता है। ये प्लान को खुद ही चाहिए था या शहबाज शरीफ साहब को चाहिए था कि चूंकि मेरे खिलाफ नैब की इंक्वायरी चल रही है, जब तक मैं क्लियर नहीं हो जाता, मेरे बजाय मुशावरत करने के बजाय वो कोई और नाम ले लेते अपोजिशन से या कोई लायामल मेरा ख्याल है कोई मुतबादल तजवीज़ दे देते। तो ये पॉइंट तो खैर इतना कमजोर नहीं है तहरीक इंसाफ। लेकिन आमिर साहब, कानून में लिखा हुआ है, ऑलरेडी मौजूद है कानून के अंदर, ये किसी की जाती ख्वाहिश या इमा पर तो नहीं हो सकता। और मुलजिम को आप कभी भी, मतलब एक्विजिशंस है ना, शहबाज शरीफ तो कहते हैं ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है, मेरे खिलाफ तो विक्टिमाइजेशन की जा रही है, मैंने कुछ नहीं किया। देखिए, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग तो वो कह रहे हैं ज़ाहिर है, और दुनिया का मेरे ख्याल मैं आज तक किसी भी दुनिया के किसी ऐसी मुल्जिम से वाकिफ नहीं हूं जो ये कहे कि मेरे खिलाफ ये केस जायज बनाया गया है और सही बनाया गया है। मुल्जिम तो हमेशा यही कहता है। मेरा कहना ये है कि शहबाज शरीफ साहब पे रेफरेंस नैब एहतसाब अदालत में केसेस चल रहे हैं ना, ये भी एक फैक्ट है ना, एक अमरे वाकिया है, हकीकत है ना कि रेफरेंसेस नैब ने किए हैं। लेकिन बहरहाल जो ऑर्डिनेंस में तरमीम है उसमें तो उन्होंने एक मुतबादिल ऑप्शन दी है कि प्रेसिडेंट मुशावरत करेंगे, तो मेरा ख्याल है ठीक है उसमें। लेकिन PMLN इसको मुखालफत करेगी, इसलिए मुखालफत करेगी कि वो चाहती है कि जब तक नया चेयरमैन नहीं बन जाता उस वक्त तक ये सीट खाली रहे। लेकिन ऐसे नैब ऑर्डिनेंस में पोजीशन ये है कि अगर चेयरमैन नैब ना हो तो अमलन नैब की कार्रवाई एक तरह की मुअत्तल हो जाती है, क्योंकि चेयरमैन नैब के पास बहुत ज्यादा इख्तियारात है। तो नैब अगर फंक्शनल रह नहीं सकती अगर मकाम चेयरमैन ना हो। प्लस आप खाकवानी साहब ये भी देखिए ना कि हुसैन असगर साहब जो कि डिप्टी चेयरमैन नैब थे, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया, वो मंजूर भी हो गया। तो चेयरमैन वो तो अब चले गए, अब चेयरमैन नैब अगर नहीं होगा तो ऑब्वियसली वो फिर मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अगर हम इसके इम्प्लीकेशंस की बात करें, अब चूंकि अब मशवरा तो होना है शहबाज शरीफ साहब से, चाहे सदर ने करना है चाहे इमरान खान साहब ने करना है, अब मशवरा तो हो रहा है। अब बात अगली अगर हम करें कि मशवरा होने के बाद जो चेयरमैन नैब आते हैं या जब तक ये रहते हैं, जो ऑर्डिनेंसेस में चेंजेस आई हैं उसको आप कैसा देखते हैं कि टैक्स के हवाले से मामलात को नहीं देखा जाएगा, जो बड़े बड़े विफाकी और सूबाई काबीना फैसले करेगी, स्पेशली NFC, एक्नेक, CWD, NEC, अब ये तो तमाम जो फैसले यहाँ पर किए जाने हैं वो भी नैब के दायरे इख्तियार से निकल गए हैं। इसको कैसे देखते हैं, अभी सही हुआ? मुझे ये लग रहा है हुकूमत की स्ट्रेटेजी ये है कि मुशावरत वाला ये नया चेयरमैन नैब वाला मामला तो थोड़ा सा पेंडिंग में डाला जाए और उस वक्त तक भी ये टाइम ले लिया जाए, 6 महीने का, साल का, या जितना मिलता है नया चेयरमैन नैब बनने से पहले तक यही चेयरमैन नैब ही एक तरह चलते रहे। तो हुकूमत की स्ट्रेटेजी यही लग रही है और इसी ऑर्डिनेंस में भी यही मूव किया गया है। और ज़ाहिर है PMLN इसको समझती है, वो इसकी मुखालफत कन्फ्रंट करने की कोशिश करेगी। लेकिन अब ऑर्डिनेंस तो मेरा ख्याल है अल्टीमेटली ये सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएंगे और ये बहुत अच्छी बात तो नहीं है कि हम अपने सियासी मामला
बार बार सुप्रीम कोर्ट में लेके जाए, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट ही इसको तय करेगी, क्योंकि ऑर्डिनेंस के जरिए कानून साजी करना भी बहुत पसंदीदा काम तो नहीं समझ जाता। जमहूरी सियासी रवायात में ऑर्डिनेंसों के बजाय पार्लियामेंट के जरिए कानून साजी की जाती है, लेकिन जाहिर है इनके पास भी पार्लियामेंट में वो मेजॉरिटी नहीं है, तो ये मसाइल हैं। बाकी जो आपने कहा ये एक अहम सवाल है कि जो टैक्स के मामलात और विफाकियों को बिना जी तो प्रॉब्लम तो यकीनी तौर पे होगा कि बड़े बड़े जो काम है, प्रोजेक्ट्स हैं, उनको अगर नैब की उससे दायराकार से बाहर रखा जाए। लेकिन आप ये देखें कि पिछले 3-4 सालों में बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मीडिया भी करता है, माहिरीन भी करते हैं, लॉयर्स भी करते हैं कि नैब की वजह से कारोबार जिंदगी रुके हुए हैं, नैब की वजह से तरक्याती प्रोग्राम नहीं चल रहे, कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं चल रहा, ब्यूरोक्रेसी डर जाती है, काम नहीं कर रहे। तो मेरा ख्याल है ये शायद सामने रख के ये बात की गई, और इस पॉइंट की तो मेरा ख्याल है अपोजिशन भी शायद ज्यादा मुखालफत ना करे। ठीक है, लेकिन जी खाकवानी साहब, आपने कहा कि इस पॉइंट को सामने रखकर किया जा रहा है, लेकिन बहुत से लोग और ऑपोजिशन खासतौर पर ये भी कह रही है कि हुकूमत अपनी वफाकी काबीना और अहम हुकूमती जो इदारा जाती फैसले हैं उनको नैब की गिरफ्त से बाहर रखना चाहती है, जिसकी वजह से ये तरमीम की गई है। फिर इसमें ऑपोजिशन को भी फायदा हो रहा है और बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं, शायद खाकानाबाद से MF इस्माइल और एहसन इकबाल के केसेस भी खत्म हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू न्यू ये जो अमेंडमेंट की गई है इसके तहत। तो क्या आपको लगता है कि वाकई में हुकूमत अपनी अकाउंटेबिलिटी का अब जवाब नहीं देना चाहती, तो नैब के कवानीन में से वो तमाम चीजें बाहर निकाल दी हैं? देखिए, फिलहाल तो वो हुकूमत में हैं। फिलहाल तो ऐसे लग रहा है कि हमने पिछले 3 सालों में देखा ही है कि नैब ने हुकूमत के खिलाफ उतना स्ट्रांगली या उतना अग्रेसिवली परसू नहीं किया। इनके लिए असल मुश्किल वक्त तब होगा जब ये अपोजिशन में आए हैं, और हमारे यहाँ आमतौर पर यही होता है कि अकाउंटेबिलिटी अपोजिशन वालों की ही हो रही होती है। तो मेरा ख्याल है हुकूमत को अपना खतरा तो शायद ज्यादा नहीं है, होगा, ये भी पॉइंट शामिल है। वैसे मैं जाती तौर पर मेरी राय ये है कि नैब को एक मजबूत और ताकतवर अदारे के तौर पे काम करना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नैब भी कंट्रोवर्शियल हो गया है, कुछ हवालों से मुतराज़े हो ही गया है। लेकिन नैब को बहरहाल एक साहब का दायरा मुल्क में क्रेडिबल होना चाहिए, काबिल एतमाद होना चाहिए और मजबूत और ताकतवर होना चाहिए, और मुल्क में होने वाले जो तमाम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उन पे जो काम करने वाले लोगों को ये खौफ भरा रहना चाहिए कि अगर हम करप्शन करेंगे तो हमारे खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। लेकिन ऐप का इस तरीके से कमजोर होना, मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात नहीं है। सही। तो आपको लग रहा है खाकवानी साहब के टूथलेस करने की जो बात की जा रही थी वो वाकई हो गई है कि नैब के अंदर वो अब ताकत नहीं रहेगी आइंदा आने वाले सालों के लिए भी, अगर ये जारी रहता है, क्योंकि ये पार्लियामेंट में भी ये पेश किया जाएगा, और जिस तरह से सिमर ने भी मेंशन किए ये नाम नून लीग के बड़े बड़े नाम हैं जो कि इससे फायदा उठा सकते हैं, तो शायद मुखालफत ना और ये पास हो जाए। जी, मुझे तो ये बड़ा खतरा लग रहा है। और एक और बात भी है कि नैब में जो मुल्जिम को बेल करने के हवाले से नैब कानून पहले ज्यादा सख्त था, अब उसमें मैंने ऑर्डिनेंस पूरी डिटेल से नहीं देखा, लेकिन अगर उसमें अगर इस ऑर्डिनेंस में अगर इसे बेलेबल ऑफेंस करार दिया गया है तो फिर मेरा ख्याल है फिर तो नैब के बिल्कुल ही दांत टूट जाएंगे, तो वो बेदांत हो जाएगा नैब। नहीं, ऐसा नहीं है खाकवानी साहब, इसमें बेलेबल नहीं है, बल्कि ये कहा गया है कि नाकाबिल जमानत जराइम होंगे और जिनको पकड़ लिया और अटॉर्नी जनरल की मदद से अगर पकड़ लिया किसी की, मतलब उनकी मुशावरत से जब ऑर्डिनेंस में ये रेफरेंस दायर हो जाएगा तो फिर अदालतें जो है वो नहीं जमानत दे सकेंगी, सिर्फ एहतसाब अदालत ही जमानत दे सकेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन करप्शन की रकम के मुसावी अगर आप रकम जमा करा देंगे तो फिर आपको जमानत मिल भी सकेगी। देखिए, पहले भी जमानतें एहतसाब अदालत से मिलती थी, लेकिन पहले ये था कि उसमें 90 डेज तक तो बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो अब मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके के साथ हुकूमत भी और अपोजिशन भी बहरहाल नैब को वीक करने का कोई प्लान कहीं ना कहीं है ये चीजों में। तो ये अगर हुआ तो देखिए नैब को गैर मुतनाज़ होना चाहिए। इसमें आप भी यस कहेंगे, मैं भी कहूंगा, हम सब लोग ये चाहते हैं कि अदारे को क्रेडिबल होना चाहिए, शफाफ होना चाहिए, उसकी हर कार्रवाई काबिल एतमाद हो, लेकिन इस अदारे को मजबूत रहना चाहिए बहरहाल, क्योंकि इंसाफ होगा वो पूरे मुल्क के लिए फायदेमंद है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वो पूरे मुल्क के लिए फायदेमंद है। लेकिन वही बात कि शायद फ्यूचर को भी सोचा जा रहा है, 2023 के बाद तो नई हुकूमत आएगी, चाहे यही आ जाए या जो भी हो, लेकिन इलेक्शन तो होगा। सो फर्दर फ्यूचर के लिए नैब के कवानीन में ये थोड़ी सी रिलैक्सेशन देना या हुकूमती इदारे जो फैसला कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनको नैब की जुरिडिक्शन से बाहर निकाल देना, ये कहीं ना कहीं अपनी फेवर में शायद बात जाती हुई भी नजर आ रही है। अच्छा, इस पर नून लीग काफी लाइहा अमल बना रही है, मुजम्मत भी कर रही है। कल मरियम औरंगजेब ने भी काफी इसको तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने कहा कि हम मुशावरत कर रहे हैं, कानूनी मुशावरत कर रहे हैं, इसको चैलेंज करेंगे और हम ऑर्डिनेंस के जरिए ये तब्दीली नहीं आने देंगे।
आपको लगता है कि नून लीग वाकई में इसको परसू करेगी? देखिए, नून लीग नैब के हाथों में बहुत बुरी तरह तंग है और मियां शहबाज शरीफ साहब अपने खिलाफ केस को जो मर्जी करार दें, जिस बंदे को उसका केस कोर्ट रिपोर्टिंग करने का मौका मिला है या केस की डॉक्यूमेंट्स देखने का मौका मिला है, जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं, वो टीटीज केस और मनी लॉन्ड्रिंग केस इतना मजबूत केस है कि बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि शहबाज शरीफ साहब और हमजा साहब तो उसमें बचने का चांस नहीं लग रहा। तो नून लीग बहुत दबाव में है, इसमें कोई शक नहीं। नून लीग तो सबसे ज्यादा जख्म खुर्दा नैब के हवाले से है और वो हर मुमकिन कोशिश करेगी मतलब अपने आप को रिलीफ देने की और नैब को जवाबन अंडर प्रेशर करने की। तो ये अब हमें देखिए, हमें सियासत से हटके भी हमें इन चीजों को जो इन डेप्थ जाके भी देखना चाहिए कि मुख्तलिफ पार्टीज अपने मफाद में भी एक स्ट्रेटेजी बनाती है, एक मौके बना रही होती है। तो मीडिया जो है वो ज़ाहिर है वो एक वॉच करता है और एनालिसिस करता है और मीडिया को बहरहाल एक अच्छी चीजें हैं वो बरकरार रखने के लिए अपना जोर डालना चाहिए। डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं है। आमिर खाकवानी साहब, आपका शुक्रिया, आपने इस हवाले से हमारे से गुफ्तगू की। और जुलूस जारी हो चुका है, उसके बाद असरात क्या होते हैं? नून लीग ज़ाहिरी तौर पर तब ये कह रही है कि हम मजम्मत करते हैं और चैलेंज करेंगे, लेकिन जब शाहिद खान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और ऐसे इकबाल साहब कहेंगे नहीं जाने दो, हमारे केसेस जो कि उनके मुताबिक ठीक नहीं जाने दो, लेकिन इस ऑर्डिनेंस के इम्प्लीकेशन के दौरान ही वो अपना नाम क्लियर कराने की कोशिश करेंगे अकॉर्डिंग टू न्यू ऑर्डिनेंस। तो ये तो वो कुछ फायदा हो रहा है, गिव एंड टेक वाला सिलसिला मुझे लग रहा है। एनीवे, सबको खुश करके एनआरओ की बात कर रहे हैं आप। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था मैं एनआरओ नहीं दूंगा। काफी लोग कह भी रहे थे कि वज़ीर आज़म ने एनआरओ अपनों को भी और अपोजिशन को भी दे दिया किसी ना किसी तरीके से, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब कुछ दिन में जब बात भी करेंगे, कभी सामने भी आएंगे, तो फिर उनका एक फेवरेट सेंटेंस जो वो 3 साल से, बल्कि काफी सालों से बोल रहे हैं, लेकिन एज प्राइम मिनिस्टर 3 साल से बोल रहे हैं कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, ये एनआरओ नहीं मिलना चाहिए, वो दोबारा रिपीट करेंगे। उनकी नजर में ये एनआरओ नहीं है। क्या होता है? एक ब्रेक, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स। अब हम बात करेंगे डेंगू के वार की, क्योंकि जैसे ही कोरोना के वार कुछ कम हुए, केसेस कम होना शुरू हुए, तो वहीं पर डेंगू का वो इजाफा हो रहा है और परेशानी में भी इजाफा हो रहा है। इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला और इस इवन के सिंध के भी मुख्तलिफ इलाकों से ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि केसेस में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों में परेशानी में भी बढ़ रही है। इस्लामाबाद में सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं वो भी रिपोर्ट हो रहे हैं और अब तक 719 अफराद इस वायरस में मुब्तला हो चुके हैं और एक माह के दौरान डेंगू से 4 अफराद इंतकाल कर चुके हैं और 24 घंटों में 62 मजीद केसेस जो हैं वो सामने आए हैं। जबकि खैबर पख्तूनख्वा का जिक्र करें तो मजीद 90 केसेस सामने आए, जिसमें पेशावर में भी डेंगू से एक मरीज जाँ बहक हुआ। पंजाब में गुज़श्ता 24 घंटों में 195 केसेस रिपोर्ट हुए और लाहौर में 139 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर वसीम ख्वाजा हमारे साथ मौजूद हैं पिम्स हॉस्पिटल से। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डेंगू मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है। एक तरफ हम कह रहे थे कि कोविड से हम बाहर निकले हैं, लेकिन अब डेंगू के वार जो हैं वो तेजी से जारी हैं। इस वक्त क्या सूरत हाल है इस्लामाबाद की? इस्लामाबाद देखिए, जिस तरह आपने बताया है काफ़ी तादाद बढ़ गई है, लेकिन मैं आवाम से कहूँगा कि आपने डरना नहीं है, क्योंकि बाज़ लोगों में कोई इलामतें होती हैं, बाज़ में नहीं होती। बाज़ 70 से लेकर 90% लोगों तक कोई इलामात ख़ास नहीं होती, होता उनको डेंगू है और इलामात भी होती हैं, मुख्तलिफ टाइप की होती हैं। तो लोगों को चाहिए डरना नहीं है, बैलेंस डाइट का अपने लाजमी इस्तेमाल करना है और अलामतें जब भी हों तो आप प्रॉपर डॉक्टर्स के पास जाएं, खुद ना डरें कि मुझे ये हो गया तो मुझे ये मसला है। बाज़ टेंशन से मसला ज़्यादा हो जाता है। किसी को भी मुख्तलिफ अलामात हों तो प्रॉपर डॉक्टर के पास जाएं। अलामात क्या होती हैं? किसी को खांसी होती है, किसी को नज़ला होता है, सर में दर्द, आँखों में दर्द, उल्टी, मोशन, जिगर का बढ़ जाना, गुर्दों का मसला होना, जिसम पे खारिश होना, हड्डियों में दर्द का होना और चक्रों का आना, सांस लेने में मुश्किल हो जाना, किसी के पेट में पानी पड़ता है, किसी के चेस्ट में पानी पड़ जाता है। तो अलामात खुदा ना खासा ख़तरनाक किस्म की हों तो फिर दाखिले की ज़रूरत होती है। बाज़ टेस्ट पॉजिटिव आते हैं, यहाँ पे 400 ज़्यादा 700 ज़्यादा जो है ना वो टेस्ट पॉजिटिव आए हैं, ठीक है। लेकिन अगर मरीज़ को जो है दाखिले की हर किसी को ज़रूरत नहीं होती है कि पॉजिटिव भी आए, तो हमने यहाँ पे दाखिल रखे हैं मरीज़। 4 जो है मरीज़ वो दाखिल है हमारे पास और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो रहे हैं। और 2 से 3 साल पहले यहाँ पे हमने पूरा अलहदा वार्ड बना दिया था। अच्छा। तो उसमें बहुत ज़्यादा मरीज़ होते थे उस ज़माने में डेंगू के, लेकिन अब इतने नहीं है जितने उस ज़माने में थे। लेकिन अब कोरोना के जो है वो भी कम हो गए, उसकी वजह से हमने अलहदा वार्ड भी बना देंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। लोगों को ये चाहिए कि बैलेंस डाइट रखें,
वैक्सीनेशन जो है वो भी रब्ता कर ले, वैक्सीनेशन भी बचाओ, और ये मच्छरों से भी बचें। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, किसी को अगर हो गया ये डेंगू तो मच्छरदानी घर में रहें, मच्छरदानी के ऊपर रखें और उसको स्प्रे भी करते रहें और पानी शानी भी इकट्ठा ना रखें, और ताकि वो उससे और बैलेंस डाइट भी रखें ताकि रोज़ाना खासा अटैक भी हो तो आप बच सकें। और मच्छर जो आपको ना काटे, किसी को हो गया मसला तो पूरा कवर रखें ताकि उसको मच्छर ना काटे, क्योंकि किसी को डेंगू हुआ है तो उसको मच्छर काटेगा फिर दूसरे को काटेगा तो ट्रांसमिट कर देगा वायरस। तो इसलिए आपने प्रॉपर जो है प्रिवेंटिव मेजर्स करने हैं और पानी को कहीं जमा ना होने दें। राइट डॉक्टर साहब, आपने तमाम बता दिया जो कि हमें सेफ्टी प्रिकॉशंस लेनी है। ये बताइएगा कि आपने कहा कि हर एक को एडमिट होने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कहीं ऐसा तो नहीं होता कि आप घर पे इलाज करते रहें और आप समझे कि मैं ठीक हो जाऊँगा और अचानक से वो रेड लाइन क्रॉस और आप ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएँ, तो वो क्या एक थिन लाइन है, बता दीजिएगा जब लोगों को अलार्म होना चाहिए कि अच्छा जी अब हमारी तबीयत ख़राब है तो हमें जाना चाहिए, हॉस्पिटलाइज होना चाहिए, ये थोड़ा सा डिटेल में बता दीजिए। हाँ जी बिल्कुल, अगर खुदा ना खास्ता किसी को सांस लेने में मुश्किल हो रही है, खून की क्या आ गई है, नाक से किसी को अगर खून आना शुरू हो गया है, बड़े पेशाब से छोटे पेशाब से खून आना शुरू हो गया है और पेट में पानी का मसला बन गया है, घबराहट उसको हो रही, चक्कर बहुत ज़्यादा शुरू हो गए, तो फिर उसको दाखिले की ज़रूरत है। और अब तक लामते हो या ना हो वो ब्लड टेस्ट जो अपना लाजमी कराएं ताकि उसमें देखें बाद लोगों के प्लेटलेट्स बहुत कम होने शुरू हो जाते हैं। तो प्लेटलेट्स कम होते हैं तो फिर भी आपको पता है बहुत पेचीदगियाँ हो जाती हैं। तो इसलिए लोगों को चाहिए कि बैलेंस डाइट भी रखें, मुतवाज़न ग़िज़ा भी खाते रहें और प्रॉपर डॉक्टर्स को चेक भी कराते रहे। अलामात चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, आपने डॉक्टर्स को प्रॉपर चेक कराना ताकि फैसला हो सके उसमें सीरियसनेस है या नहीं है। बहुत ज़्यादा बिल्कुल ठीक ठाक होता है, प्लेटलेट उसके कम हो रहे हैं, सिर्फ टेस्ट पे पता चलता है कि प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं। जब प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं फिर प्लेटलेट ना लगाएं तो फिर पेचीदगी को पता है डेथ भी हो सकती है। बिल्कुल सही, पेचीदगी में प्रॉपर डॉक्टर से रब्ता रखना है जो भी अलामात। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी बता दीजिएगा कि जो हम जिक्र कर रहे हैं डेंगू का और साइन एंड सिम्टम्स का, लोग सेल्फ मेडिकेशन की तरफ भी चले जाते हैं और अपनी मर्जी से अद्वियात लेना शुरू कर देते हैं, वो चाहे पेन किलर्स हैं, बुखार के लिए है, किसी भी हवाले से है, वो कितना नुकसान दे सकती हैं डेंगू में? देखें, हर किसी को हर चीज़ सूट नहीं करती, बीमारी हो या ना हो। तो जब तक आप प्रॉपर डॉक्टर के पास रब्ता नहीं करेंगे तब तक आप सही नहीं बच सकते। बाद बंदे घर में रहते हैं, ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, ये दवाई ले रहे हैं, वो दवाई ले रहे हैं, तो जब तक डॉक्टर ना एडवाइस करे, जो चीज़ एडवाइस करे, खुदा खासा किसी को टेस्ट किया तारों किसी को ब्लड की जरूरत पड़ जाती है, खाली बुखार तो चलो पैराडोल ले लिया आपने, बुखार तो कम हो गया, लेकिन बीच में प्लेटलेट्स कम है, वो कैसे पता चलेगा? वो तो टेस्ट के बगैर ही पता चल सकता, उसमें कोई साइन सिम्टम कोई नहीं होते। प्लेटलेट्स जो कम होने शुरू हो जाएंगे उससे पेचीदगियाँ ज़्यादा होने शुरू हो जाएंगी। किसी को सांस का मसला होता है, कोई सिरप ले लेता है, कोई ये लेता है, वो सांस का मसला टेस्ट कराएं, एक्सरे कराएं, देखें पानी कितना है, ज़्यादा उसमें बाज़ लंग्स में पानी आ जाता है, पानी आता है तो उसे डिस्नी हो जाता है, उसको भी दाखिले की जरूरत पड़ जाती है। तो मैं मिसाल दे रहा हूँ, किसी को पेट में मसला होता है, जिगर इतना ख़राब हो जाता है कि पेट में पानी पड़ जाता है, पेट फूल जाता है, ऐसा भी हो जाता है। लेकिन ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अलामात बहुत कम लोगों में होती है, लेकिन जो भी हो आपने प्रॉपर जो है डॉक्टर से डॉक्टर साहब आपने बात बहुत सही की है। डॉक्टर वसीम खालिद साहब हमारे साथ थे, आपका बहुत शुक्रिया। और आपने बताया कि आपको अगर इलाम तो ज़रूर आप डॉक्टर से रुजू करें और फिर वो डिसाइड करेंगे कि आपको क्या ट्रीटमेंट देना है। आपका अगर मिनिमम लेवल पे भी अगर आपकी डिजीज़ चल रही है तो वो इसका एक ट्रीटमेंट है, और अगर आपके ज़्यादा सेवियर हो रहा है तो भी ट्रीटमेंट है। तो आप डॉक्टर से रुजू करें, अपना टेस्ट करवाइए, लेकिन पैनिक मत कीजिए, एहतियात कीजिए और सेल्फ मेडिकेशन की तरफ भी मत जाइए, वो भी आपके लिए उल्टा नुकसानदेह हो सकता है। इसी के साथ आपको एक खबर देंगे और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है जी। शक्कर के दाने जितना, यानी कि चीनी का जो सबसे एक दाना आप पकड़ लें उतना माइक्रो फ्लायर ड्रोन बना लिया जी अमेरिका की नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के इंजीनियर्स ने। ये दुनिया का सबसे छोटा तरीन ड्रोन ईजाद कर ली है जो कि हवा के जोर से उड़ाया जा सकता है। अमेरिका की टेक्नोलॉजी तो जी वैसे भी बहुत आगे है और खासकर ड्रोन में तो उन्होंने बहुत ज़्यादा तवज्जो दी हुई है गुज़िश्ता 20 साल से। तो इसी में अब एक नया ईजाद है, ये माइक्रो फ्लायर है जी, और इसकी जिसामत सिर्फ 1 मिलीमीटर से भी कम है, यानी कि मेरा ख्याल है हाथ में भी मुश्किल से ही आता होगा। और 3 पंखड़ियाँ इससे उड़ने में मदद देती हैं, मतलब इसके 3 पर भी हैं जो उसको मदद देती हैं, और माइक्रो चिप भी इसमें लगी हुई है, तमाम आलात भी इसमें हैं मौजूद, और इसके अंदर तमाम इर्द गिर्द माहौल के बारे में जानने और इन मालूमात को नशर करने तक मदद देते हैं। मतलब छोटे सी एक चीज़ 1 मिलीमीटर की चीज़ के अंदर आपने क्या टेक्नोलॉजी डाल दी है कि वो तमाम आपके एक तो सुपरविजन भी करेगी, आपके तमाम सिचुएशन को देखते हुए रिपोर्ट भी करेगी। नो कि वो वहाँ पर है, क्योंकि 1 मिलीमीटर
जाएगा। छोटी चीज आपको ऐसे लगेगा कोई कोई इंसेक्ट जा रहा है, कोई मच्छर जा रहा है, कोई ऐसी चीज जा रही है, लेकिन ये माइक्रोफ्लायर ड्रोन जो है हमारी हवा में तो पंखुड़ियां बिल्कुल ही पता घुमाते नहीं हुए, लगेगी। हाँ, पाकिस्तान कोई मोटर नहीं होती, बल्कि ये हवा के दोष पर दूर दूर तक बिखर जाने वाले बीजों की तरह हवा में उड़ता फिरता है। और इस टेक्नोलॉजी को आम इस्तेमाल के आलात से भी तिबी तशखीस और माहौल पर नजर रखने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और मुतादिद मकासद हैं जो ये हमारे काम आ सकता है, जो कि ऑब्वियसली अमेरिका ने बनाया है और अमेरिकन यूनिवर्सिटी का इंटरेस्ट है। और एक देखिए उन्होंने कहा और भी इसके अंदर ये कुछ नेशनल इंटरेस्ट के मकासद भी हो सकते हैं, जिस पर वो बात उन्होंने उस तरह से खुलकर नहीं की। लेकिन इतनी छोटी सी जिसामत वाले इस ड्रोन को इस्तेमाल करने के लिए दोबारा जमा करना इंतहाई मुश्किल काम है, क्योंकि अगर ये हवा के दोष पर उड़ रहा है और हवा के साथ उड़ रहा है तो फिर उसको रिकलेक्ट करना उतना ही वो मुश्किल जाने हो देंगे जाएगा। जो इन्फॉर्मेशन उसने दे दी है कंप्यूटर के थ्रू और आप तक पहुंचा रहा है, तो वही काफ़ी होती है जब आपने ड्रोन उड़ा दिया और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हम ले ली। खैर ये आपने एहतियात करनी है, अगर आपको लगे कि स्मॉग में कोई चीज़ आपके इर्द गिर्द घूम रही है बार बार, तो ये ना समझिएगा कि स्मॉग आ रही है। परेशान नहीं होना, ये पाकिस्तान में नहीं है और ये अगले कई सालों तक हो सकता है ये 1 हो भी ना। मिलीमीटर ड्रोन हो और आपको बता ही ना वो यहाँ पे आया भी हो, तो और आपकी इन्फॉर्मेशन लेकर जा रहा हो। Exactly, ठीक तो है कुछ भी हो जी। सकता है। बहरहाल जी, इनोवेशन में दुनिया आगे से आगे जा रही है और बड़ी अनोखी और डिफरेंट चीजें जो है वो ले रही है, लेकिन बार बार माहौलियाती तब्दीली के ऊपर इस पर फोकस किया जा रहा था कि उसके लिए ये इस्तेमाल हो सकती है, और अगर इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखें तो एक्चुअली ये उसके लिए यूटिलाइज की जा सकती है। अभी एक ब्रेक, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे नाज़रीन। और हम जब महंगाई का जिक्र करते हैं तो महंगाई में हम ये बात नहीं करते कि ओहो गाड़ी इतनी महंगी हो गई, इतना अच्छा मोबाइल इतने का मिल रहा है, ओहो कॉस्मेटिक्स बहुत ज़्यादा महंगी हो गई, हम क्या करेंगे। बात करते हैं आटा, चावल, घी, दालें, वो चीज़ें जो एक गरीब आदमी के लिए बेसिक बुनियादी ज़रूरत है। और अब आप देखें कि 20 किलो आटे का थैला अगर आपको पेशावर में, जैसे कल खबर भी आई कि 1100 रुपए का मिल रहा है, तो किस तरह से गुजारा कर रहा है गरीब आदमी, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। बिल्कुल, इस पर हम जो है बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पेशावर से अजमत अली शाह, जो हमें बताएंगे इस सिचुएशन क्या है और इसके पीछे वजह क्या है। अजमत बताएगा एक बार फिर, पेशावर में आटे की कीमत में इजाफा किया गया है, फाइन आटा भी बढ़ गया और नॉर्मल जो रेट होता है वो भी बढ़ गया है। क्या वजूहात बताई गई हैं, अचानक से क्या हुआ, इतना रेट क्यों बढ़ाया गया? जी बिल्कुल, ये आटे की जो कीमतें हैं उसमें खैबर पख्तूनख्वा में वक्तन फवक्तन जो है वो इजाफा होता रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो डीलर्स हैं, जो यहाँ पे मिल्स हैं, उन पर उनको कोटे के हिसाब से गंदम दिया जाता है, और फिर उसके बाद जब कोटे के गंदम जो है वो ख़त्म हो जाते हैं तो उसके बाद फिर सप्लाई जो है वो सूबा सिंध, सूबा पंजाब से की जाती है, और वहाँ पर ही रेट का तयन किया जाता है, और फिर जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा या दीगर जो अखराजात होते हैं उस पर वो डालकर फिर जो है वो यहाँ पर महंगे दामों को फरोख्त करते हैं। कुछ दिन कबल जो 20 किलो की आटे की जो बोरी थी वो तकरीबन 1000-1050 तक जो है वो बिक रही थी जी, जो कि अब जो है उसकी कीमतों में मजीद तकरीबन 200 से 250 रुपए तक इजाफा हो गया है। इस तरह जो बड़े आटे की 80 किलो की बोरियां हैं उनमें भी तकरीबन 200 से लेके 250 तक का इजाफा हुआ। और इसी तरह ज्यादा जो कीमतें हैं उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जो यहाँ पे डीलर्स हैं उनका भी यही कहना है कि पंजाब से चूंकि आटा आता है और तमाम जो तरसील है वो वहाँ से होती है, तो रेटों का तयन जो है वो वहीं पर होता है। अगर वहाँ पर जो रेट हैं वो ज्यादा होंगे तो उन पर ट्रांसपोर्ट और दीगर अखराजात के जो खर्चे हैं वो डालकर यहाँ पर जो है उनको महंगे दामों मिलते हैं। साथ साथ में जो यहाँ पर नानबाई एसोसिएशन है या नानबाई हैं, उन्होंने भी रोटी की कीमतों में खुद साख्ता जो है वो इजाफा कर दिया। इससे कबल जो जिली इंतजामिया थी वो इस हवाले से काफी उस पर काम कर रही थी और उनको जो है वो उसका रेट का तयन कर रही थी, लेकिन 5 रुपए के इजाफे के बाद अब जो रोटी है वो 15 रुपए की एक रोटी जो है वो जाहिर है उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आता है अजमत। और जैसे आपने कहा ये परफेक्ट एग्जांपल है। जो लोग कहते हैं कि अगर डॉलर बढ़ रहा है, पेट्रोल प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो गरीब आदमी को उससे उस तरह से फर्क नहीं पड़ता। देखिए पेट्रोल प्राइसेस बढ़ रही हैं मुसलसल, जिसकी वजह से अब आटे की कीमत में इजाफा हो रहा है। इस तरह उन तमाम चीजों की कीमतों में इजाफा होता है जो तरसील के जरिए एक इलाके से या एक सूबे से दूसरे सूबे की तरफ जाते हैं। बहुत शुक्रिया अजमत अली शाह, आप हमारे साथ मौजूद थे और आपने गुफ्तगू की हमारे से। ओवरऑल इस वक्त वजूहात क्या थी आटे की कीमत में और क्यों महंगाई बढ़ती जा रही है, डॉलर्स जो हैं वो उसकी कीमत में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। फिर जो हमारा टोटल डेट है वो इस वक्त 39,770
1000 अरब तक पहुंच चुका है। अब ये इतनी बड़ी रकम है, अगर इसको मल्टीप्लाई करें आप बिलियन डॉलर्स में तो फिर तकरीबन 230 अरब डॉलर के करीब ये बनता है मजमूई कर्जा पाकिस्तान का बुलंद तरीन सतह पर है। इसकी वजूहात क्या है, हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ इमरान साहब, इकोनॉमिस्ट हैं, वो हमें बताएंगे कि इस वक्त सिचुएशन इस हद तक क्यों पहुँच चुकी है। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। एक बार फिर डिटेल्स आ गई, बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में कर्जा भी बढ़ चुका है और डॉलर मुसलसल इजाफा हो रहा है। इशू क्या है इस वक्त, क्यों नहीं मैनेज हो पा रहा? देखिए, अगर हम डॉलर के बढ़ने को देखें तो सबसे पहले हमें इसकी टर्म्स को समझना पड़ेगा। क्या ये जो डॉलर बढ़ रहा है, क्या ये जो मुआशी टर्म्स हैं उसके मुताबिक बढ़ रहा है? मैं इसमें थोड़ा सा अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा मुख्तलिफ इसलिए देना चाहूँगा कि मेरे मुताबिक जितनी मेरी रिसर्च है, जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, डॉलर की इस जगह पर कीमत 172 173 पर डॉलर का आ जाना, ये बेसिकली आवर वैल्यू है। इस वक्त अगर हम देखें तो पाकिस्तान में जो फॉरेन अकाउंट जो हमारे रिजर्व्स हैं इस वक्त वो 27.4 बिलियन डॉलर्स में है, इनके हाईएस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो रोशन डिजिटल अकाउंट है उसमें 2 बिलियन डॉलर से ज्यादा रेमिटेंसेस आ चुकी हैं। और तीसरी तरफ अगर हम देखें तो हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो हमारे टारगेट से ज्यादा हो रही हैं। हमारी 5 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट्स इस क्वार्टर की, जो हमारा टारगेट था, लेकिन हमने देखा तो 7 बिलियन डॉलर से क्रॉस कर रही हैं। अच्छा, इन तमाम सूरत हाल में हम जब देखते हैं कि डॉलर्स तो पाकिस्तान आ रहे हैं तो ये डॉलर इतना ओवर वैल्यू क्यों हो रहा है? हुकूमत से बात करें तो हुकूमत कहती है जी इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं, और लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताता चलूं, जितने भी मनी एक्सचेंज को डील करते हैं पाकिस्तान में, जो कि हमारी पॉलिसी को डील करते हैं, जब उनसे बात की जाए तो वो ये कहते हैं कि जितनी भी इंपोर्ट हो जाए, जो इंपोर्ट आजकल चल रही है तकरीबन 11.5 अरब डॉलर की इंपोर्ट है, इसके ऊपर डॉलर 173 पर नहीं जा सकता है। ये मैक्सिमम भी अगर जा सके तो 160 162 के दरमियान इसको रहना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि पाकिस्तान में और जो डॉलर है वो 173, और इसको अभी प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि ये 180 तक भी जाएगा, जो कि मैं समझता हूं कि बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट है। और कम से कम गवर्नमेंट को अपनी पोजीशन यहां पर क्लियर करनी चाहिए। रीजंस बहुत ज्यादा दी जाती हैं, मिसाल के तौर पर कहा जाता है कि जी अफगानिस्तान में आप देखिए कि स्मगलिंग हो रही डॉलर्स। अभी आज की रिपोर्ट है कि ये बताया जाता है कि हुकूमत की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि तकरीबन 2 मिलियन डॉलर्स रोजाना के स्मगल हो रहे हैं। जो लोग तकरीबन 20 से 30 हजार लोग हैं जो कि पाकिस्तान से अफगानिस्तान रोज ट्रैवल करते हैं, वो अपने साथ ये डॉलर पाकिस्तान से लेकर जाते हैं। और इवन के पाकिस्तान के जिन इलाकों से, रावलपिंडी और 2-3 और इलाके हैं जहां से वो डॉलर लेके जाते हैं, उसकी निशानदेही भी की गई है। अब कहा जाता है कि डॉलर जो है वो वहां पर स्मगल हो रहा है। देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि डॉलर की स्मगलिंग का इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं आता, इस चीज को समझने की जरूरत है। तो ये इंपैक्ट है कि आपने रिजर्व्स का भी जिक्र कर दिया, एक्सपोर्ट्स भी कंपैरेटिवली बढ़ी हैं, टारगेट से ज्यादा हुई हैं, इंपोर्ट्स भी उतनी नहीं हुई जितना इतना बड़ा इंपैक्ट जो डॉलर की प्राइस पे पड़ गया। तो फिर रीजन क्या है, क्यों डॉलर कंट्रोल नहीं हो रहा और मुसलसल ऊपर जा रहा है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यही मैं अपने नाज़रीन को समझाना चाहता हूं। बैकग्राउंड बताने का मकसद ये था कि मैं उनको ये बात समझा सकूं कि डॉलर बढ़ क्यों रहा है। इसमें हमें गवर्नमेंट पॉलिसी देखना पड़ेगी। ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसी हम देखते हैं। मियां साहब आपसे एक्सप्लेनेशन भी लेंगे इसकी कि रीजन क्या है। मियां साहब आप बात कंटिन्यू कीजिएगा, जो आप वजूहात बता रहे थे सर। देखिए, मैं बात कर रहा था कि इसमें हमें गवर्नमेंट की पॉलिसी को रिव्यू करना पड़ेगा, क्योंकि तमाम माहिरीन और जितने भी हमारे एनालिसिस हैं वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि गवर्नमेंट खुद IMF के साथ कमिटमेंट में है कि उसने डॉलर की प्राइस को बढ़ाना है। क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले 3 महीनों से लगातार आहिस्ता आहिस्ता डॉलर की प्राइस को बढ़ाया जा रहा है, और 20 रुपए तकरीबन पिछले 2.5 महीनों में 20 रुपए इजाफा हो चुका है, जिसमें हमें जो ज्यादातर इस वक्त जो इंडिकेशंस दिखाई दे रही है वो ये है कि गवर्नमेंट जो है वो IMF के साथ एक कमिटमेंट कर चुकी है कि डॉलर की प्राइस को हम इस बात पे मैं पूछना चाहूंगा, ऐसी क्या बात है कि इतना क्यों हम IMF की बात मान रहे हैं? हम पहले भी IMF के पास जा चुके थे, कभी इतना ज्यादा मजबूरियां नहीं थी, ऐसी क्या वजह है कि इस हद तक जाना पड़ा है? देखिए, IMF के पास जाने की और IMF की बात मानने की सबसे बड़ी जो वजह है, देखिए, वो आपका FATF है, आपका वर्ल्ड बैंक है, आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक है। क्योंकि जिस दिन आपने लोन देना बंद कर दिया या आपकी किस्त बंद कर दी, तो ये तमाम इदारे भी आपको लोन देना बंद कर देंगे। और अभी जो इजलास चल रहा है, मैं बताता चलूं लास्ट में, कि उसमें इस बात का फैसला होगा कि क्या पाकिस्तान IMF के साथ इस कॉन्ट्रैक्ट में रहना चाहता भी है कि नहीं। ठीक है, नई टर्म्स होंगी क्योंकि मुज़ाकरात होने हैं, तो नई कंडीशंस भी आ सकती हैं। बहुत शुक्रिया मियां इमरान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और नाज़रीन हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे।
वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद। और बलूचिस्तान की सूरत हाल के ऊपर अगर हम बात करें, जहां पर शदीद ज़लज़ले से तबाही हुई है और ख़वातीन और बच्चों समेत 20 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। अब तक 300 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं और इस वक्त वहाँ पर सूरत हाल ये है कि पाक फ़ौज के दस्ते जो हैं वहाँ पहुँच गए हैं ताकि वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन को आगे बढ़ाया। बिल्कुल, सुबह बल्कि ये ज़लज़ला जब आया तो 5.9 इसकी रेक्टर स्केल पर शिद्दत थी और इसकी वजह से मुतादिद जानें भी चली गई हैं। और ये बताया जा रहा है कि जो कोयटा, सिब्बी, हरनाई, पिशीन, कला सैफुल्ला, चमन, ज़ियारत, योब समेत कई इलाके हैं जहाँ पर ये शदीद झटके महसूस किए गए। मरकज़ हरनाई था, शिद्दत 5.9 यानी कि 5.9 रिकॉर्ड की गई थी। आफ्टर शॉक्स भी जारी रहे। इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और हेलीकॉप्टर के ज़रिए भी हॉस्पिटल जो है पहुँचाया जा रहा है, खुसूसन कोयटा के हॉस्पिटल में पहुँचाया जा रहा है। और आर्मी के जवान जो हैं इस वक्त मदद कर रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन में हमेशा पेश रहे। और आज भी यही सूरत रही कि जब गुज़िश्ता रात हमने देखा कि लाइट भी वहाँ पर चली गई थी तो और ज़्यादा मुश्किलात पेश आई। तो इस वजह से अब मज़ीद मामला देखने के लिए आर्मी वहाँ पर इस वक्त मौजूद है। बिल्कुल, हरनई का आपने जिक्र किया जहाँ पर ये मरकज़ था और जहाँ से ये शुरू हुआ ज़लज़ला, और दीगर इलाकों में अभी भी मलबे तले लोगों को निकालने का जो अमल है वो जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पर चल रहा है। अस्पतालों में इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। और हरनई संजावी शाहराह पर लैंडस्लाइडिंग भी हुई, ट्रैफिक की आमदोरफ्त वहाँ पर बुरी तरह से मुतासर हुई। और फिर वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान जो हैं वो भी वहाँ पर गए और उन्होंने ये भी कहा इस ज़लज़ले के हवाले से कि सख्त हालात में अपने लोगों को तनहा नहीं छोड़ेंगे और हमेशा साथ देंगे। और ऐसे में आप देख रहे हैं कि जहां कल रात से ही रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, वहीं पर अब पाक फौज के दस्ते भी मौजूद हैं जो कि रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। और तमाम पार्टीज के सरबराह और तमाम पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं इस ज़लज़ले की शदीद मज़म्मत भी कर रहे हैं और लोगों के साथ इजहार यकजहती भी कर रहे हैं कि हम उनके साथ खड़े हैं, चाहे वो रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से हो या दुआओं के हवाले से हो, क्योंकि कुदरती आफत और ये तकरीबन 3 मिनट तक ज़लज़ला जो है वो जारी और सारी रहा। जी, 3 मिनट तक ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। इंतहाई परेशानी की जो है वो बात रही। कई इलाकों में झटके महसूस जब किए गए थे तो फिर 3 मिनट ये अगर जारी रहा तो उसकी वजह से जो अभी सूरत हाल है वो आपके सामने है। इमारतें गिर गई हैं और इसके साथ साथ सड़कों पर शगाफ पड़ गए हैं बड़े बड़े, उसकी वजह से मज़ीद नुकसान भी हो रहा है। बच्चे, फैमिली जो हैं इस वक्त फंसी हुई हैं मलबे तले, उनको निकालने के लिए आर्मी का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और गवर्नमेंट के जो तमाम इदारे हैं वो भी फॉल एक्टिवेटेड हैं और तमाम कोशिश कर रहे हैं कि एट मैक्स जो है कोशिश की जाए कि सबसे पहले मलबे तले जो दबे लोग हैं उनको हॉस्पिटलाइज किया जाए, क्योंकि बाद में जो आपके डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट होते हैं वो बाद में शुरू होते हैं। आपने बाकी तमाम चीज़ें बाद में देखनी होती हैं। सबसे पहले जो जाने हैं उनको बचाना है, जो जख्मी उनको हॉस्पिटल पहुंचाना है और इसके साथ साथ तमाम वहाँ पर कोई मजीद प्रॉब्लम ना हो रेस्क्यू ऑपरेशन में, उस चीज़ को दूर करना है। या मनाजिर भी देख रहे हैं इस वक्त, इंतहाई परेशानी की बात थी। रिजवान सईद हमारे साथ हैं बलूचिस्तान से, उन्हें हम जानेंगे। कोयटा से बताइएगा रिजवान, अब क्या सिचुएशन है रेस्क्यू ऑपरेशन की अगर बात की जाए? इंतहाई परेशानी का ये समय है डेफिनेटली। जी बिल्कुल, आज खुद जो है यहाँ पर हरनाई के इलाके में जोरदार ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, जिसके बाद हर सू तबाही मच गई थी। बताया जा रहा है जो यहाँ पर हमारे अस्पताल के जो एमएस उनसे बात हुई है, उनका ये कहना है कि तकरीबन 260 से 300 लोग जो हैं वो इस अलमनाक वाक़े में जो है वो जख्मी हुए थे, जबकि 20 ऐसे अफराद बताया जा रहा है जो जाँ बहक हुए थे। जख्मियों की अगर बात की जाए तो इसके हरनाई एक छोटा शहर है और यहाँ पर सेहत की सहूलियात उस कदर मुयसर नहीं है जैसे कि एक आम शहर में होती है। तो फौरी तौर पर यहाँ से जख्मियों को जो है वो कोयटा मुंतकिल करने का सिलसिला शुरू किया गया, जिसमें फ्रंटियर कोर के हेलीकॉप्टर्स भी इस्तेमाल किए गए और बजरिया हेलीकॉप्टर भी लोगों को फौरी तौर पर जो है वो कोयटा मुंतकिल कर दिया गया। बताया जा रहा है कि 40 से ज़ायद ऐसे जख्मी हैं जो जिनकी क्रिटिकल कंडीशन थी, उन्हें फौरी तौर पर जो है वो कोयटा मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि दीगर जो कम नौयत के जख्मी थे उन्हें जो है वो तबी इमदाद यहीं पर हरनाई में देकर उन्हें फारिग कर दिया गया है, जबकि मैयतें जो है वो उनके लवाहिकीन के हवाले कर दी गई हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है जो अतराफ के इलाके 15 किलोमीटर का ऐसा एरिया है जो ज़लज़ले से शदीद मुतासर हुआ था। वाकई के फौरी बाद ही यहाँ पर कोयटा से जो PDMA की टीमें थी वो रवाना कर दी गई थी। रेस्क्यू टीमें यहाँ पर पहुँच गई और इस वक्त भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जी रिजवान, ये बताइएगा कि इमारतों और घरों को भी नुकसान पहुंचा है और मलबा गिरा हुआ है, तो क्या मलबे को क्लियर करने के लिए या उसके नीचे कोई मुमकिन जिंदगी के आसार हो उनको ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जारी है?
जी बिल्कुल, इस वक्त भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पीडीएमए और दीगर जो इमदादी टीमें हैं वो अपना काम इस वक्त भी कर रही हैं। मलबे को हटाकर वहां से कोशिश ये की जा रही है कि कोई इंसानी जान जो है वो ना जाया हो। तो मैं आपको बताऊं कि ये एरिया जो है वो यहाँ पर जो है वो कच्चे मकानात ज्यादा थे, जो जल्जले की लर्जिश से जो है वो जमीनदोज हो गए थे। इसलिए यहाँ से जो कच्ची मट्टी का जो मलबा था उसे हटाने में जो यहाँ पर इमदादी टीमें उन्हें ज्यादा वक्त नहीं लगा और उन्होंने फौरी तौर पर हरनाई शहर में जितनी भी इमारतें जमीनदोज हुई थी उन्हें क्लियर कर लिया और साथ ही यहाँ से लोगों को जो जख्मी थे इसमें उन्हें वापस जो है वो हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। ताहम जो दूर दराज के इलाके थे खदशा ये जाहिर किया जा रहा था कि वहां पर भी जो है वो कैजुअलिटी हो सकती है और वहां से भी जो है वो अफसोसनाक खबरें आ सकती। ताहम खुशकिस्मती से जो हरनाई के करबो जवार के इलाके थे वहां से इतनी कैजुअलिटी नहीं आई। बताया जा रहा है कि जो जल्जले का मरकज था वो हरनाई शहर था और यहाँ पर 10 किलोमीटर इसकी गहराई बताई जा रही है। उसका सारा जो प्रेशर था, जो सारा उसका मरकज था वो हरनाई शहर था जहाँ पर जो है वो इतनी जो है वो कैजुअलिटीज हुई है। अतराफ के इलाके अगर बात की जाए तो वहां पर सूरत हाल काफी बेहतर है। ताहम आफ्टर शॉक का सिलसिला जारी है और आफ्टर शॉक की वजह से हरनाई को जाने वाले मुतअद्दिद रास्ते बंद हो गए थे, लैंडस्लाइडिंग हुई थी। ताहम उसके बाद हम जो है फौरी तौर पर जिले इंतजामिया महकमा पीडीएमए की जो टीमें वहां पर पहुंची उन्होंने पूरे एरिया को क्लियर कर दिया ताकि जख्मियों को कोयटा मुंतकिल करने में किसी किस्म की दुश्वारी पेश ना आए। सही। अच्छा रिजवान, ये भी बता दीजिएगा चूंकि आप वहाँ पर तमाम सिचुएशन को देख रहे हैं, अब आपने खुद जिक्र किया कि दूर दराज के इलाके हैं, होता ये है कि दूर दराज के इलाकों में आपका कनेक्टिविटी प्रॉब्लम होता है। अब क्या ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि सब एरिया क्लियर और चेक कर लिया गया है, कहीं पर कोई ऐसा शख्स या फिर कोई ऐसी जगह पर तो नहीं है जहाँ पर कोई फंसा हुआ है? इस तरह की इन्फॉर्मेशन है कि कहीं पर जाना है अभी बाकी? क्योंकि बलूचिस्तान का ये दूर दराज का इलाका है और यहाँ पर जो साइड एरियाज है वो इंतहाई पसमानदा है। कनेक्टिविटी का काफी मसला रहा। काम पुलिस, लेवी, फ्रंटियर तीनों की जानिब से न सिर्फ अपने ज़राए इब्लाग इस्तेमाल किए गए, उन्हें इन एरियाज में कनेक्टिविटी को कायम किया गया और वहाँ की तमाम जो कुर्ब जवार के इलाके थे उनकी तरफ से तमाम जो है वो सूरत हाल का जायजा लिया जाता रहा और उनके हवाले से मालूमात हासिल की जाती रही। इस वक्त जो इंतजामिया का दावा है उसका यही कहना है कि अभी इस वक्त कुर्ब जवार के इलाकों में कोई ऐसी कैजुअलिटी का जो है वो वाकया सामने नहीं आया। जो जख्मी थे उन्हें रिकवर कर लिया गया है और अस्पताल पहुंचाकर कोयटा मुंतकिल करने का सिलसिला शुरू कर दिया। बिल्कुल सही रिजवान, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। करीबन 300 के करीब अफराद जख्मी हुए हैं इसमें, जिस पर तमाम लोग अफसोस का इजहार कर रहे हैं और अफसरदा भी हैं। और इसके साथ साथ जैसे हम जिक्र कर रहे थे कि आर्मी के दस्ते वहाँ पर मौजूद हैं और पाक आर्मी जो है वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में तो मदद दे ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ रिलीफ कामों का भी आगाज कर दिया गया है और मुतासरा अफराद को खाने पीने की जरूरी अशिया जो है वो वहाँ पहुँचाई जा रही है और दीगर जो भी इमदादी सामान होता है, क्योंकि कल रात से ही ये पूरा सिलसिला चल रहा है और वहाँ फैमिलीज जो है वो खुले आसमान तले बैठी हैं जिनको रेस्क्यू भी किया जा रहा है और अब इमदादी सामान जो है वो भी पहुंचाया जा रहा है। इसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे और एक और इशू बलूचिस्तान से ही जुड़ा हुआ जो कि हम जिक्र करेंगे। हमारे साथ अंजुम रशीद साहब जो कि मौजूद हैं और उनसे हम जानेंगे कि जो सियासी भूचाल आ रहा है, सियासी तूफान आया हुआ है बलूचिस्तान में, उसको वो कैसे देखते हैं। अंजुम रशीद साहब, एक बार फिर मसला है, सूबाई काबीना के 5 अरकान ने मुस्ताफ़ी होने का फैसला भी कर लिया है। ये इशू जो बलूचिस्तान में है और लग रहा है कि अब जल्द जो है तहरीक अदम एतमाद आ जाएगी, तो बताइएगा इस सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये बदकिस्मती है कि बलूचिस्तान में जो है वो ज़लज़ला आ रहा है और दूसरी तरफ जो एक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, अदम इस्तेहकाम है, वो जारी है। और अदम इस्तेहकाम की वजह सिवाय इसके कि बलूचिस्तान सियासी तौर पर बहुत पसमानदा रह गया है और बलूचिस्तान को सियासी तौर पर जो है वो आगे आना पड़ेगा यहाँ, क्योंकि सियासी जमातें सच फंक्शन नहीं कर रही बल्कि मुख्तलिफ अफराद के ज़ाती इंटरेस्ट काम कर रहे हैं। हर आदमी अपने इंटरेस्ट के तहत जो है वो असम्बली में हिस्सा चाहता है, लेकिन ज़ाहिर है कि जमहूरी निज़ाम में हर फर्द की का नहीं, यहाँ जमातों का क़याम जो है बहुत ज़रूरी है। बलूचिस्तान में जमातों के बगैर ना जमहूरियत पनप सकती है, ना बलूचिस्तान पनप सकता है, ना वहाँ तरक्की हो सकती है। जब तक अगर वहाँ कुछ मजबूत जमात आएगी तो वो एक मजबूत क़यादत दे सकेगी, वरना हर
अरकान रुकन असम्बली को मुतमईन करना वज़ीर आला के लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन वज़ीर आला के पास जो है कोई पॉलिटिकल फोर्स नहीं है। वज़ीर आला भी एक फर्द है और बाकी भी एक फर्द है, ये अफराद की लड़ाई है। लेकिन उन्होंने कहा कि इस इनफरादी सियासत में अगर मेरी पार्टी के ही कुछ अरकान और काबीना के ही कुछ अरकान मुस्ताफी हो भी जाते हैं तो मुझे इत्तेहादियों की सपोर्ट हासिल है, और वो कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं कि मुझे यहाँ से कोई नहीं हिला सकता। क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टी भी तो बराए नाम पॉलिटिकल पार्टी ना, असल में तो ये अफराद का एक मुफादात के लिए इज्तिमा है, और यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी बने बगैर पाकिस्तान बलूचिस्तान के अंदर न तरक्की हो सकती है। तो कितने सालों से अंजुम साहब ऐसे ही तो होता चला आया है। उसकी वजह यह है कि वहाँ अब भी कबायली निज़ाम है, माशी तौर पर बहुत पसमानदा है, औरतें जो है वो बिल्कुल उनको हकूक ही हासिल नहीं है, तालीम का जब वहाँ मौजूद ही नहीं है। वो तो मतलब एक पछड़ा हुआ पसमानदा इलाका है जो अभी सियासी तौर पर जो है जमहूरियत के लेवल पे किसी भी सतह पे नहीं आया। वैसे तो पाकिस्तान सारे का सारा ही जमहूरी तौर पर और माशी तौर पर बहुत पसमानदा, दुनिया के पसमानदा तरीन ममालिक में शामिल है, लेकिन बलूचिस्तान तो पाकिस्तान के अंदर भी। उम्मीद करते हैं कि बलूचिस्तान के मसाइल हल हों और ये जो मसला इस वक्त चल रहा है ये भी जल्द हल हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ हम बात करेंगे एक और इशू, मरीम नवाज साहबा कल खूब गर्जी बरसी, एक बार फिर उन्होंने इल्ज़ामात भी लगाए, अंपायर का जिक्र भी किया, फिर उन्होंने इमरान खान साहब को कहा कि वो सिलेक्शन के लिए मजीद तैयार हो रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो पेंडोरा पेपर्स का जिक्र ही कोई नहीं है, जब पनामा था तो इतना शोर था, GITs बन रही थी। ये किस तरह आप देख रहे हैं कि वो कुछ परेशान लग रही है कि ये क्यों नहीं शोर मच रहा? इंटरेस्टिंग है कि मरियम नवाज ने कहा है कि एम्पायर की मदद के साथ मियां नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया। आज इतने अरसे बाद जो है वो मरियम ने ये बात की, और मरियम ने ये एज अ लॉ पॉइंट कोर्ट में भी, अदालत में भी यही कानूनी नुक्ता उठाया है। और ये हम भी आज हमें भी इसका जायजा लेना चाहिए कि क्या वाकई मरियम जो है उसकी उनकी बात में कोई वजन है, कोई लॉजिक है, कोई कानून का पॉइंट है या कुछ सच है। तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि जब मियां नवाज शरीफ का मुकदमा चला तो सुप्रीम कोर्ट ने मियां नवाज शरीफ के खिलाफ जो तफ्तीश थी उसको सुपरवाइज किया, GIT को सुपरवाइज किया, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ये अख्तियार नहीं है, ना सुप्रीम कोर्ट की ये जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट अपने जिम्मेदारी से बाहर निकल के एक्टिव नजर आया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो नैब में मियां नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा चला उस मुकदमे को भी सुपरवाइज किया, ये भी सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने किया। तो आपको कहीं ना कहीं एम्पायर जो है वो दरे पर्दा और धुंधला सा एम्पायर नजर जरूर आता है। लेकिन अंजुम साहब, आपको याद होगा जब पैनामा पेपर्स आए थे तो शोर ऑपोजिशन ने मचाया था। इमरान खान साहब तो कोई और बात सुनते ही नहीं थे, वो तो बात शुरू करते थे GIT बनाओ, लॉकडाउन कर दो, धरना दे, GIT जब तक नहीं बनेगी हम इस पर बात नहीं करेंगे, रिजाइन नहीं करेंगे, हम बात नहीं करेंगे। अब पेंडोरा बॉक्स आया, 700 लोगों के नाम भी आ गए, आपकी अपनी हुकूमत के नाम है, आपने एक सेल बना दिया, तहकीकाती और काम चल रहा है। ऑपोजिशन सिर्फ यही कर रही है जो अभी नजर आ रहा है हमें। ऑपोजिशन बोल ही नहीं है, बोले जाके बाहर जैसे मरियम को गौर से सुने। मरियम इस पाकिस्तान का एक बहुत बड़ी लीडर है, बहुत बड़ी क्राउड पुलर है जिसके साथ लोग आते हैं। आप मरियम पे गौर करें, वो ये बात नहीं, हम गौर कर रहे हैं, लेकिन मरियम साहबा को भी फिर क्राउड पुल करना चाहिए ना, वो नजर नहीं आ रहा प्रेस कॉन्फ्रेंस तक कैसे रहा। मरियम क्या कह रही है? मरियम यही कह रही है जो आप कह रही है, लेकिन मरियम दूसरी तरह से कह रही है। अच्छा। मरियम कह रही है कि असल इशू जो था वो जो है वो पनामा नहीं था, असल इशू जो था वो एम्पायर था, वो एक साजिश थी। अगर साजिश नहीं थी, अगर एम्पायर जो है क्या अगर नहीं था तो आपको पता है कि जो नवाज शरीफ को नाहिल करार दिया गया उस पर तमाम नहीं तो कानूनदानों की, माहिरीन कानून की एक बहुत बड़ी तादाद देखिए आप वो फैसला जो है वो कमजोर फैसला है। अंजुम साहब, हाँ। ये जो मामला है ना, आप जिस तरह कह रहे हैं कि जो भी आप बायसनेस है आप छोड़ दें एम्पायर को। आप देखें ये बात, आपने अपना केस खुद लड़ना होता है। मरियम नवाज साहब ने अपना बयानिया लेके चली, लोगों ने देखा, सपोर्ट भी मिली, अब फिर खुद टूटी PDM, किसी और ने नहीं तोड़ा। उसके बाद आप ये देख लें कि अगर इमरान खान साहब ने भरपूर कैंपेन चलाई तो उसका इंपैक्ट पड़ता है। ऐसे ऐसा बोलते रहे निकले, सड़कों पर निकलता है। ये बाहर निकले, JIT की किसी ने डिमांड की है, ना पीपल्स पार्टी, ना नून लीग, ना किसी और ने, ये सिर्फ बात कर रहे हैं। निकलेंगे तो फिर लोग भी बात करेंगे। नहीं भाई, वो तो कह रहे हैं एम्पायर हमारे साथ ही नहीं है, और एम्पायर के बगैर जो है वो कोई जवाब नहीं है। नहीं, एक कोने में बैठकर सिर्फ रोते रहना या सियासी बयान दे देने से आपको लगता है आपका इम्पैक्ट पड़ जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। ये क्रेडिट तो फिर आपको इमरान खान साहब को देना पड़ेगा उस वक्त जब वो ऑपोजिशन में थे कि उन्होंने कोई और बात ही नहीं की थी और इतना प्रेशर डाल दिया था। वो एम्पायर और नो एम्पायर ये तो सियासी चीजें हैं ना, लेकिन आप ये देखें कि GIT बनी और बाकायदा इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई, कोई उन्होंने अपनी पार्टी और अपनी तहकीकाती सेल नहीं बना दिया था। प्रेशर किसी बात पे पड़ना चाहिए ना। अब बात यह है कि 700 के पेंडोरा लीक में नाम आया। अब 700 अफराद जो है
वो कोई जुर्म तो नहीं है कि पाकिस्तान से बाहर जुर्म पनामा के टाइम पे भी नहीं था। पनामा के टाइम पे भी जुर्म नहीं था। पनामा के टाइम पे यही, गौर से सुनो मरियम को, पनामा में टाइम पे एम्पायर था, अब एम्पायर नहीं है, बस इतनी सी फर्क है। चलें सर, आपको लग रहा है कि मरीम नवाज आपको लग रहा है इस तरह कहने से एम्पायर आ जाएगा? नहीं, एम्पायर तो नहीं आएगा, एम्पायर तो दूसरी तरफ खड़ा है। ठीक है। और मरियम जो है वो अदालत में, ये मरियम को बयान नहीं दे रही, मरियम एप्लीकेशन दी है अदालत में साबित करने जा रही है कि एम्पायर की वजह से। ऐसे मैं आपको दे दूं बात एक यहाँ आपको पॉइंट दे दूं, तख्ता उल्टा गया था। अब उसमें इरफान कादर पाकिस्तान का एक यूनिक वकील है जो सुप्रीम कोर्ट के सामने भी खड़ा हो जाता है। अब एक मोहतरमा आसमा जहांगीर थी और उसके बाद इरफान कादर है, दूसरा तो कोई वकील ऐसा पाकिस्तान में अभी मेरे समझ में नहीं आ रहा कि कोई ये इस तरह का मुकदमा लड़ सके। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मुकदमा होगा और मरियम को गौर से सुनना पड़ेगा। मरियम इस मुल्क की लीडर है, सुप्रीम हाई कोर्ट को भी सुनना पड़ेगा। यानी कि सड़कों पर आने के बजाय उन्होंने अदालतों का सहारा लिया और अदालत में केस चलेगा तो फिर सुनना पड़ेगा। उनका मौकिफ क्या है, अदालत के रिमार्क्स क्या आते हैं और फिर गवर्नमेंट उसमें अपने आप को किस तरह से जस्टिफाई करती है। तो ये वो वाला सीन नहीं होने वाला, ये सिर्फ सियासी बयान और अदालतों का कानूनी वॉर होगी। इसमें अवाम को इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा, प्रेशर बिल्टअप नहीं किया जाएगा और गवर्नमेंट जो है वो अपने छोटे से जो तहकीकाती सेल खुद ही आपस में कमेटी डाल के बैठ कर, क्योंकि प्रेशर नहीं है, प्रेशर नहीं है। आप बायस बातें करिए। नहीं, मैं बिल्कुल बायस बातें नहीं कर रही, मैं आपकी बातें रिपीट कर रही हूँ। थैंक यू सो मच अंजुम साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। हमें एक ब्रेक लेनी थी, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स, एक बार फिर बात करेंगे हम बलूचिस्तान में जिस वक्त जल्जिले के बाद की सूरत हाल है उसकी वजह से गई है। ख़वातीन और बच्चों समेत 20 अफराद जाँ बहक हुए हैं। इंतहाई अफसोस का ये मकाम और 300 से ज़ायद ज़ख्मी भी हैं जिनको इस वक्त रेस्क्यू भी किया जा रहा है। इसके साथ हॉस्पिटल में उनको तिब्बी इमदाद भी दी जा रही है। बिल्कुल, कोयटा से भी हरनाई, पश्तीन, किला सैफुल्ला, चमन, ज़ियारत समेत कई इलाकों में ये झटके महसूस किए गए और आफ्टर शॉक्स का सिलसिला भी जारी है। जल्जिले की जो मरकज़ है वो हरनाई बताया जा रहा है और शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड की गई। इस वक्त वहाँ पर पाक आर्मी के दस्ते भी मौजूद हैं और इस वक्त रेस्क्यू और रिलीफ कामों का भी आगाज़ कर दिया गया है, जबकि मुतासरा अफराद को वहाँ पर इमदादी सामान की तरसील भी शुरू हो चुकी है। अभी भी लोग मलबे तले दबे होने का शुबा जाहिर किया जा रहा है, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और अस्पतालों में इस वक्त इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। हरनई में जो DHQ मौजूद है वहाँ पर इस वक्त फिल हो चुकी है तमाम जगह और अब पेशेंट्स को जो जख्मी है वहाँ पर कोयटा लेकर आया जा रहा है, जिसमें फ्रंटियर कोर के हेलीकॉप्टर्स भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं और आर्मी जो है वो इस तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। बिल्कुल, अस्पतालों में इमरजेंसी इसलिए नाफिज है क्योंकि सिचुएशन जो है खासी क्रिटिकल है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं YDA के सदर हैं बलूचिस्तान से कोयटा में मौजूद डॉक्टर यासिर अचकज़ई साहब, उनसे हम जानते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। बताइएगा इस वक्त क्या पोजीशन है? जैसे हरनई से बताया जा रहा है हॉस्पिटल DHQ फुल हो चुका है और इस वक्त कोयटा में जख्मियों को लाया जा रहा है, बता दीजिएगा इस वक्त क्या सिचुएशन है? हरनाई से हमारा रास्ता है। मैं खुद इस वक्त सिविल अस्पताल कोयटा में खड़ा हूँ। जी 200 के करीब वहाँ पेशेंट लाए गए थे, जिसमें माइनर और मेजर इंजरीज थे, जिसमें से 15 डेड बॉडीज लाई गई थी DHQ हरनाई में। वहाँ से कोई 25 से 30 जो मेजर इंजरीज है एली के जरिए और एम्बुलेंसेस के जरिए उनको शिफ्ट कर दिया गया सिविल हॉस्पिटल। अब यहाँ पे 25 मेजर इंजरी, वो इंजर्ड पीपल वो उनको शिफ्ट किए 8 को एली के जरिए, बाकी को एम्बुलेंसेस के जरिए कोयटा शिफ्ट किया गया है। यहाँ पर सिविल अस्पताल में हम हैं और यहाँ पे उनके लिए इंतजाम पूरे किए गए हैं, बेड खाली किए गए और डॉक्टर अवेलेबल है। इंतजार किया जा रहा है कि कब वो पहुँचेंगे। सही। डॉक्टर साहब, ये भी कहा जा रहा है कि करीबन 40 के करीब ऐसे लोग हैं जिनकी जख्मों की नौयत जो है वो शदीद है। उन क्रिटिकल पेशेंट्स को अभी तक सिविल हॉस्पिटल लाया गया है? यहाँ पे अभी तक मैं खुद इमरजेंसी में करा हूँ, यहाँ पे अभी तक पहुँचे नहीं है। वहाँ से रवाना कर दिए गए थे, डिस्टेंस भी 3-4 घंटे का डिस्टेंस है और वहाँ पे बिल्कुल वहाँ पे क्रिटिकल पेशेंट्स भी हैं और उसके अलावा और भी वहाँ पे इतलात हैं। अभी दूर दराज से जो वहाँ के गाँव हैं DHO साहब को बताया गया कि और भी लाए जा रहे हैं। सही। तो डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने बताया कि पेशेंट्स लेकर आए गए हैं और उसमें माइनर भी हैं, मेजर इंजरीज भी हैं, तो ये बता दीजिएगा जिस तरह से इमरजेंसी लगाई गई है ओवरऑल इस वक्त हॉस्पिटल्स में, उसके बाद कोई ज़्यादा मसला तो नहीं हुआ? क्योंकि अक्सर लोगों का रश हो जाता है, परेशानी भी आती है, कोई खून की कमी के हवाले से कुछ मामला, अगर आपको कोई बॉटल चाहिए हो, वो तमाम मामला अंडर कंट्रोल हैं?
जी हाँ, पहले असल में यहाँ डिस्टेंस ज्यादा है अभी तो इस वजह से यहाँ स्टाफ में थोड़ा सा रश हो रहा और ये हो गया था, लेकिन अब जो है ना ब्लड अरेंज करके उनके लिए जगह अलग से स्पेसिफाई कर दी गई है। बाकी जो पेशेंट्स हैं उनको रश से अलग कर दिया गया है, रश से अलग कर दिया गया है और इमरजेंसी को इक्विप कर दिया गया है। क्रिटिकल पेशेंट्स जो हैं वो हरनाई से रवाना हो गए हैं, जो कोयटा पहुंच जाएंगे। डॉक्टर साहब, जो अभी पेशेंट्स मौजूद हैं यहाँ पर, जख्मियों को जो लाया गया है, उनके जख्मों की नौयत क्या है? अभी तक मेजर इंजरीज के पेशेंट कोयटा नहीं पहुंचे, बाकी जो माइनर इंजरीज हैं उनको ट्रीट किया जा रहा है। ठीक है, ट्रीट किया जा रहा है। आपका शुक्रिया डॉक्टर यासिर अचकज़ई, आपने हमें बताया तमाम सिचुएशन कि इस वक्त अंडर कंट्रोल है और मज़ीद जो ज़ख्मी हैं उनको भी जो लाया जा रहा है उसकी तैयारी मुकम्मल है, और साथ साथ ये भी बताया कि जो ब्लड की सिचुएशन है वो भी अंडर कंट्रोल है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त सिचुएशन अंडर कंट्रोल। हरनई से हम कुछ रब्ता चाह रहे थे करना, तो हरनई में इस वक्त डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से डॉक्टर रशीद नासिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर रशीद साहब, आप बताइएगा हरनई के हवाले से, जिस तरह से ऑब्वियसली ये सेंटर था ज़लज़ले का, तो ज़्यादा से ज़्यादा यहीं पर नुकसान हुआ है। इस वक्त हॉस्पिटल्स में क्या सिचुएशन है हरनई की, अगर हम बात करें? हॉस्पिटल पे तो पहले सुबह से जब ज़लज़ला हुई थी जी, उसके बाद बहुत रश था, आवाम की बहुत रश थी और पेशेंट भी ज्यादा आ रहे थे। तकरीबन 200 के करीब हमारे पास पेशेंट आए। ठीक, उनमें से मेजर इंजरीज और माइनर इंजरीज थे, उनमें से 20 से 25 हमने रिफर कर दिए कोयटा। जो सीरियस पेशेंट्स थे, फ्रैक्चर वगैरह थे, वो एम्बुलेंसेस के जरिए, और बाकी जो थे बाकी रिफर वो कर दिए, डिस्चार्ज कर दिए। मैक्सिमम जो थे फीमेल थी, ज्यादा परसेंटेज बच्चों की थी और फीमेल थी। ठीक, कुछ मर्द और हजरात थे। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब जो इस वक्त वहाँ पर क्रिटिकल पेशेंट आपने बताया 20 से 25 हैं, जिनको आपने कोयटा सिविल हॉस्पिटल रेफर कर दिया, जो अब से कुछ ही देर में वहाँ पहुँच भी जाएंगे। उनके जख्मों की नौयत कैसी थी, सिचुएशन क्या थी? वो क्रिटिकल थी। उनमें से रास्ते में एक एक्सपायर हुआ है। सही। बाकी मेरे ख्याल में पहुंच गए, बाकी इतला नहीं है, एक इतला आ गई, वो रास्ते में दम तोड़ गया था। सही सही। डॉक्टर साहब, क्रिटिकल थे सारे। आपने जैसा बताया कि क्रिटिकल थे ऑब्वियसली, और बच्चे भी, फैमिलीज, और रात सुबह 3 बजे के करीब ये जब ज़लज़ला आया तो ऑब्वियसली फैमिली सो रही होंगी जब ये अलमनाक वाक़या पेश आया। अब ये बताइएगा हॉस्पिटल में जो हरनई में जो सिचुएशन थी, आप ऑब्वियसली वहाँ पर देखते हैं, क्या तमाम चीज़ें अंडर कंट्रोल रही हैं? कोई इशू तो नहीं हुआ? जितने लोगों की कैपेसिटी थी क्या वो प्रॉपर तरीके से इलाज कर सकें, तभी उसके बाद कोयटा भेजा? बिल्कुल, हमारे पास तो हॉस्पिटल में इतनी कैपेसिटी ह्यूमन रिसोर्स तो नहीं थी। हमने सुबह 3 बजे जब ज़लज़ला आया, हमने सारे स्टाफ को, इर्द गिर्द के जो पैरामेडिक्स थे, जो डॉक्टर्स हैं, सबको बुलाया। तो हमारे पास 20-25 के करीब पैरामेडिक्स आए और 5-6-10 के करीब डॉक्टर्स आए। तो फिर दूसरे भी लोग मतलब वो कर रहे थे। तो मेडिसिन की थोड़ी सी कमी थी, मेडिसिन कम थी, तो फिर भी मतलब हमने मैनेज कर दिया। सही, मैनेज कर दिया और उनको फर्स्ट एड जो है वो बाहम पहुंचाई। डॉक्टर साहब ये कहिएगा कि कितने जख्मियों को ट्रीट किया गया है हरनाई DHQ में, ताकि अंदाज़ा लगाया जा सके कि उनके जख्मों की नौयत क्या थी, और क्या उनको अब ये भी बताया जा रहा था कि डिस्चार्ज भी कर दिया गया है जिनके मामूली जख्म थे उनको ट्रीट करके? ये हमारे पास जो है ना 200 के करीब पेशेंट हैं जो माइनर इंजरीज और मेजर इंजरीज थे। उनमें से जो क्रिटिकल थे 20 से 25 क्रिटिकल थे, उनको कोयटा रेफर कर दिए, फर्स्ट एड दे के कोयटा रेफर कर दिए, और 15 के करीब जो थे वो डेड बॉडीज हमारे पास आई थी। बाकी जो थे कोई 160, 150 के करीब माइनर इंजरीज थे, कुछ डरे हुए थे, कुछ शॉक्स में थे, कुछ उसमें थे, उनको फारिग कर फर्स्ट एड देके फारिग कर दिया, घर भेज दिया। सही। डॉक्टर साहब, अब चूंकि आप बता रहे हैं कि तमाम चीज़ें अंडर कंट्रोल रही हैं, अब क्या इत्तलात हैं रेस्क्यू ऑपरेशंस जहां पर हो रहे हैं पूरे बलूचिस्तान से? ऑब्वियसली परेशानी का समा है, बहुत से शहर शामिल, हरनई खुसूसन, तो जो रेस्क्यू ऑपरेशंस कर रहे हैं उनकी तरफ से अभी आप तक इत्तलात हैं कि वहां पर अब कोई मजीद जख्मी नहीं है, जो कि अब क्लियर है, अब सिर्फ इनका इलाज करना है जो इस वक्त हॉस्पिटल्स में मौजूद है? एक रेस्क्यू ऑपरेशन उधर माइंस एरिया में हुआ था, वो भी सेफली लोगों को निकाला था माइंस से, और बाकी रेस्क्यू वाले जो सारे हैं यहाँ हॉस्पिटल में हमारे पास इन्होंने सेंटर खोला है। जिधर से भी कोई इत्तला आती तो ये लोग उधर ही जाते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं, तो वापस आते हैं, पेशेंट उधर आते हैं। ठीक है, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। कोयटा का रुख करते हैं, डॉक्टर यासिर हमारे साथ हैं कोयटा सिविल हॉस्पिटल से, जहां पर क्रिटिकल पेशेंट्स को रेफर किया गया है। डॉक्टर यासिर ये कहिएगा, कोई टाइम फ्रेम दिया गया है, क्रिटिकल पेशेंट कब तक यहाँ पहुंच जाएंगे? हरनई से कितना टाइम लगता है? क्योंकि अभी हरनई से हमें ये बता रहे थे कि एक पेशेंट की हालत इतनी स्वेयर थी कि वो रास्ते में ही एक्सपायर हो गया।
बिल्कुल, यहाँ पे तो इंतजाम पूरे हैं, 3 से 4 घंटे लगते हैं। अभी ये साथ है कोई 20-25 मिनट के अंदर कुछ एम्बुलेंसेज पहुंचेंगी। तो यहाँ पे इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर में इंतजार किया जा रहा है उनके, क्योंकि क्रिटिकल पेशेंट है तो उनको ट्रॉमा सेंटर और इमरजेंसी में ही ठीक किया जाएगा। ठीक। डॉक्टर यासिर अचकज़ई और डॉक्टर रशीद साहब, आप दोनों का बहुत उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द ये रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हो और जख्मियों का इलाज जो है वो जारी रहे, और उसके बाद जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट शुरू होते हैं, दोबारा से रिकन्स्ट्रक्शन होती है, वो भी शुरू कर दी जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक मामला अंडर कंट्रोल हैं और हम दुआ करते हैं जल्द से जल्द जो मसाइल हैं वो हल हो जाएं। लेकिन अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और एक बाकायदा फ्रंट डेस्क रेस्क्यू टीम की तरफ से NDMA वहाँ पर बड़ा बढ़ चढ़कर कामों में हिस्सा ले रही हैं, तो वो मौजूद है। जहाँ से भी कोई इतला आती है वो फौरन वहाँ पर रिस्पॉन्ड करते हैं और रेस्क्यू करते हैं। सो इस हवाले से आपको मजीद भी अपडेट रखेंगे। फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं, फिर आएंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, आज दुनिया भर में यौम कपास यानी कि कॉटन डे सेलिब्रेट किया। बचपन से ही मुझे याद है, हम अपनी किताबों में पढ़ते हैं कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और कपास उसमें बड़ी इंपॉर्टेंस का हामिल है। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री चूंकि इस कॉटन फील्ड के साथ, कॉटन क्रॉप के साथ लिंक्ड होती है, तो ये तमाम चीज़ें इंटरलिंक होकर कहीं ना कहीं पाकिस्तान की मईशत को बड़ा फ़ायदा पहुँचा सकती हैं। लेकिन ये सकती हैं ही हम पढ़ते आए हैं, कितना फ़ायदा असल में होता है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, दैट्स ऑल टुगेदर। कॉटन का डेफिनेटली बहुत बड़ा हाथ है पाकिस्तानी इकोनॉमी में। 10% ऑफ GDP इसमें इसका शेयर है। इसके साथ साथ कॉटन को बम्पर क्रॉप इस दफ़ा मिली और ये कहा गया कि बहुत ज़बरदस्त एक्सपोर्ट्स मिलेंगी और पाकिस्तान को मजीद आगे आइंदा आने वाले दिनों में, चूँकि इसको कैश क्रॉप कहते हैं, तो मजीद फ़ायदा होगा। लेकिन हुआ क्या, ये समझ से बाहर है। तो आरिफ एहसान मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि चेयरमैन हैं ऑल पाकिस्तान बेडशीट एंड होस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के। उनसे हम बात करेंगे इस तमाम सिचुएशन के ऊपर। आरिफ एहसान मलिक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। कॉटन हमारी बम्पर कैश क्रॉप, लेकिन क्यों नहीं पाकिस्तान में इस इंडस्ट्री को मजीद आगे लेके जाया जा रहा? प्रॉब्लम क्या है आखिर, हम क्यों फिर पीछे रह गए, हालांकि बम्पर क्रॉप भी थी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि पाकिस्तान इतना ब्लेस्ड है कि दुनिया के 75 कंट्रीज में इस क्रॉप को कल्टीवेट किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान उस चौथे 5वें नंबर पे फॉल करता है। इसकी नेचुरल जो आबो हवा है वो इसको सपोर्ट करती है। और जैसे आपने कहा 10% GDP में है, हमारा जो लैंड है वो 15% इसमें पूरी जो कल्टीवेशन एरिया है वो कॉटन में यूज हो रहा है। 25% हमारा फार्मर इसमें इन्वॉल्व है। तो ये बहुत बड़ी हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि हम कॉटन को लेके आगे चल रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हो रहा है पिछले कुछ साल से कि इस सेक्टर की तरफ हमारी एग्री टास्क फोर्स या हमारी जो कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो नाकस स्पीच की वजह से, किसानों को अच्छी रहनुमाई ना होने की वजह से, R&D ना होने की वजह से, इस तरह की और भी रीजंस हैं। ये जो क्रॉप का साइज है ये दिन ब दिन कम होता जा रहा है। इस दफा ये हुआ है कि अल्लाह ताला ने मेहरबानी की कि पिछले साल पाकिस्तान में जो रजिस्टर्ड बेल्स थी वो 6 मिलियन थी। इस दफा न्यूज है कि 9 मिलियन होंगी। तो अभी पाकिस्तान में इस वक्त तक तकरीबन 2.7 मिलियन बेल्स रजिस्टर्ड हो चुकी हैं, जो आ चुकी हैं फैक्ट्रीज के पास। कंपेयरिंग टू लास्ट ईयर 1 मिलियन थी। तो अब 160% इंक्रीज है। इसके बावजूद जो है वो प्राइसेस आपके सामने हैं। वजह क्या है? प्राइसेस अप हैं, वो चाहे धागे की हो, फिर वो टेक्सटाइल में जाकर कपड़े की हो, वो किसी भी सूरत में हो, बाहर भेजना और उससे फायदा उठाना तो बात की बात। पाकिस्तान में ही फायदा नहीं हो रहा है पाकिस्तानियों को और कीमतें डाउन नहीं हो रही हैं। क्या वजह समझते हैं आप? जी, इसकी एक तो वजह मैं बड़ा क्लियर कहूंगा कि इस वक्त वर्ल्ड मार्केट में भी गैम्बलिंग हो रही है। इसमें न्यूयॉर्क कॉटन भी, अभी चूंकि कॉटन की पिकिंग का अराइवल का सीजन है इस वक्त, तो देयर इज नो रीजन के प्राइसेस आपकी अप जाएं, क्योंकि जब आपकी क्रॉप आ रही होती है उस वक्त तो चीजें स्टेबल होनी चाहिए या आपकी चीजें डाउन होनी चाहिए। अभी इस वक्त अगर चीजें ऊपर जा रही हैं तो इसका मतलब है कि वर्ल्ड मार्केट में गैम्बलिंग हो रही है। और साथ ही साथ पाकिस्तान में भी ये हो रही है। तो इसमें गवर्नमेंट के करने का काम ये है कि गवर्नमेंट इसको चेक करे कि प्राइसेस को कंट्रोल करने का मैकेनिज्म देखे कि जो लोग, जो माफिया इसमें इन्वॉल्व है, जो प्राइसेस को रातों रात उठा के ऊपर लेके जा रहा है, वो कौन माफिया है, वो कौन लोग हैं, उनको गवर्नमेंट चेक करे। आपने भी माफिया का नाम ले लिया, आपने भी मिडलमैन का जिक्र कर दिया कि कहीं ना कहीं लूटमार जो है वो माफिया और मिडलमैन ही मचा रहा है। एग्जैक्टली। देखिए जी, हम SMEs की एसोसिएशन है, हम तो इसमें जितने हर्ट हो रहे हैं
हमें रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा, और अगर मिल रहा है तो इंतहाई महंगे दामों मिल रहा है। फिर इसके साथ साथ गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर वो खाम रुई, पाकिस्तान की अपनी जरूरत जो है वो 14 मिलियन बेल्स हैं, अगर पाकिस्तान में 14 मिलियन बेल्स से ज्यादा रुई आ रही है तो आप एक्सपोर्ट करें, अदरवाइज आप एक्सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? आपकी रुई आप आगे रुई में स्कार्स हैं तो आप एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, पहले आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। पिछले साल आपने 2.5 बिलियन US डॉलर की एक्सपोर्ट्स की, आपने 2 बिलियन की इंपोर्ट्स कर ली। तो ये आप इस बड़ी जबरदस्त बड़ा टेक्निकल पॉइंट आपने उठाया आरिफ साहब। ये है बेसिकली गवर्नेंस मैनेजमेंट, जो कि गवर्नमेंट इसमें नाकाम दिखाई देती है, तभी आटा चीनी हो। और इसके अलावा अब आपने इसका भी जिक्र कर दिया, कॉटन में भी ये इशू आ रहा है। अच्छा, रॉ मटेरियल कहते हैं कुछ इंपोर्ट करना होता है, और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि ऑल्दो पंजाब और सिंध का बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन जो इंडस्ट्री प्रोडक्ट कर सकती है प्रोड्यूस, वो कर नहीं पा रही है, ऐसी बात है? जी, इसमें देखिए ना, रॉ मटेरियल की इंपोर्ट पे इतने ज्यादा उसमें इश्यूज हैं कि जो बड़े इदारे हैं उनके पास तो फैसिलिटीज हैं, DTRE है या कुछ मखसूस SROs हैं, लेकिन जो छोटे इदारे हैं उनके पास चूंकि इसका नॉलेज भी कम है और मुश्किलात इतनी ज्यादा होती हैं कि गवर्नमेंट उसकी तरफ अगर तो वो इजी कर दे कि जो चीज आप फॉर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहें वो बहुत ही इजी मैकेनिज्म के साथ इंपोर्ट हो जाए, तो फिर भी कुछ चीजों की कमी पूरी हो सकती है। और साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा कि गवर्नमेंट, मैं एक पॉइंट ये आपके सामने रेज करूंगा कि लास्ट ईयर हमारे सामने ये डाटा आया कि 6 मिलियन बेल हुई है और हमने तकरीबन 5 मिलियन 4.5 मिलियन के लगभग इंपोर्ट की। 14 मिलियन बेल हमारी पाकिस्तान की जरूरत है। मैं ये क्वेश्चन आपके सामने रेज करूंगा कि बाकी 3 मिलियन बेल्स कहां से आई? पाकिस्तान तो चला ना, इंडस्ट्री बूस्ट की, काम भी हुआ। इसका जवाब ये है कि कुछ बेशुमार रुई ऐसी है जो रजिस्ट्रेशन के मैकेनिज्म से होकर नहीं आ रही। तो आज भी मैं ये कहता हूं, ये जो 9 मिलियन बेल की हमें रिपोर्ट दी जा रही है, ये इतनी नहीं है। पाकिस्तान के पास क्रॉप अल्हम्दुलिल्लाह इससे ज्यादा है, लेकिन होता क्या है, जब आप उसका साइज कम कर लेते हैं तो रेट्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं, पैनिक हो जाता है ना मार्केट। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और फिर आप अपनी जरूरत पूरी किए बगैर ही पहले एक्सपोर्ट की तरफ चले जाते हैं, फिर जब आपको जरूरत पड़ती है तो आप इंपोर्ट की तरफ आते हैं, जो कि डेफिनेटली एक महंगा काम होता है और उसका जो असर है सीधा सीधा या तो वो मार्केट पे पड़ता है। लेकिन आप ये देखिए कि जैसे आपने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा ज्यादा कॉटन जो है वो प्रोड्यूस भी हुई है और उसके इंपैक्ट्स भी आ सकते हैं अगर गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज चेंज करें। तो क्या आपकी एसोसिएशन की तरफ से ये पॉइंट सामने रखा गया है कि हम क्वालिटी वाइज तो दुनिया में हमें बड़े स्टार्स भी मिलते हैं, एक्सपोर्ट में हमारी क्वालिटी बड़ी जबरदस्त रहती है, लेकिन अगर प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट करें तो उसका हमें ज्यादा फायदा होगा? क्या ये तमाम पॉइंट्स गवर्नमेंट के सामने रखे गए हैं? एग्जैक्टली देखें जी, जब हम रॉ कॉटन एक्सपोर्ट करते हैं तो वो बनती है $2 $2.25 की, लेकिन जब हम इसको वैल्यू एडेड सिस्टम में जाते हैं, फर्ज कीजिए मैं टॉवल एक्सपोर्ट करता हूँ, वो $6 का बनता है। इसके बाद अगर हम होम टेक्सटाइल में जाते हैं, बेडिंग में जाते हैं, वो $10 का बनता है। अगर हम गारमेंट्स में जाते हैं, वैल्यू एडिशन आप देखिए वो $20 तक हमारा किलो का पहुंच जाता है यूनिट। तो हमें क्या जरूरत है कि हम वैल्यू एडिशन को छोड़ के तो हम रॉ चीजों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम यान की अंधाधुंध एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं। उसमें भी हमने एसोसिएशन से कई दफा ये बात उठाई है कि आप जो हमारा कोर्स कॉटन यान बाहर जा रहा है उस पर भी कोटा आयद करें और ऐसे फार्म हाउस की एक्सपोर्ट ना करें, मुल्क की जरूरत को पहले पूरा किया जाए। बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की, कॉटन यान को बिला वजह एक्सपोर्ट ना करें और यहाँ से प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करेंगे तभी ज़र मुबादला में भी इजाफा होगा। तो फिर आप ये जो सजेशंस दे रहे हैं, ये कोई मुज़ाकरात होते हैं, कोई मीटिंग्स होती हैं गवर्नमेंट के साथ, ताकि आप ये सजेशंस एक प्लेटफॉर्म पर लेके आएँ, गवर्नमेंट इस पर कोई बात करती है आपके साथ, ये अच्छा पॉइंट है आपका? जी देखिए, गवर्नमेंट इसमें है तो सिंसियर, वो चाहती भी है। अभी जो टेक्सटाइल पॉलिसी ड्राफ्ट हो रही है उसमें गवर्नमेंट का जो वाज़े तौर पे पॉइंट है कि हमने कॉटन की क्रॉप को 2025 तक 20 मिलियन बेल्स तक लेके जाना है। दैट्स वेरी गुड पॉइंट। लेकिन इसके लिए जो मेजर्स हैं और प्राइसेस को कम करने के लिए जो चीजें हैं, इसमें कुछ ऐसी बातें हैं, मसलन हमारे फार्मर को अच्छी प्राइस, इंटरवेंशन प्राइस मिलनी चाहिए, स्पोर्ट प्राइस मिलनी चाहिए, ताकि उसको जो है वो एक तरह से इनिशिएटिव मिले कि वो कॉटन क्रॉप की तरफ आ सके। इस तरह गवर्नमेंट को प्राइसेस में भी चेक रखना चाहिए और सारी ही चीजें। लेकिन होता ही है कि गवर्नमेंट बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और बड़े वैलिड पॉइंट आपने रेज किए हैं आरिफ साहब, और ये वही पॉइंट्स हैं कि गवर्नमेंट उनको टेकअप करके और आप लोग जो स्टेक होल्डर्स हैं ऑन बोर्ड लेकर एक पॉलिसी ऐसी बनाए जिसमें मिडलमैन और माफिया को खत्म किया जाए। तो यकीन जानिए कि ना सिर्फ पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में इजाफा होगा जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स होंगी, बल्कि आवाम को भी फायदा होगा और यहाँ पर भी चीजें जो है वो। बिल्कुल, आरिफ एहसन मलिक साहब का बहुत शुक्रिया। हमें इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।